कभी फाइनेंशियल्स बनाने से पहले जो आपके पास में डाटा है उसको आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे। रिव्यू क्यों? कि सभी ये सब कुछ सही भी है नहीं, कुछ जैसे अभी दो तीन गलती हमको दिखी कि सिर्फ सेस के नाम से आ रहा था जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। वो एक्चुअल में इनपुट सेस था, तो मैंने एंट्री खोल के पता किया कि क्या चीज़ है। तो मैंने उसको इनपुट जीएसटी इनपुट सेस रिकवरेबल के नाम से क्रिएट कर दी, ताकि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊँ तो मैं एग्जैक्टली सही लोकेशन में लेके जाऊँ। फिर मैंने देखा उसके अंदर कैपिटल नहीं डली हुई थी, मैंने उसकी कैपिटल डाली। फिर मैंने देखा उसके अंदर एक डेबिट क्रेडिट सेम सेम अमाउंट के आ रहे थे, तो मैंने उसको सही करके एक ही लेजर में लेके चला गया। तो दो तीन गलती हमको पता थी। ऐसी जब भी डाटा बनाते हैं तो कई सारी गलती होती हैं उसमें। अब अगर मैं उसी को एक्सेप्ट करता तो एक तरफ मेरा रेंट का पेबल खड़ा हो रहा होता, एक तरफ एडवांस की पेमेंट हो रखी होती। समझ रहे हो? मेरे पास में कैपिटल दिख ही नहीं रही होती। ठीक है। मेरे पास में जो तीसरी हमने देखी थी सेस का, उसको बनाते टाइम पे ट्रायल के एक्सेल में जब सेस दिखता तो फिर मेरे को कंफ्यूज होता कि सेस है क्या। मैं फिर से टैली वगैरह खोल के देखता, है ना। तो ये चीजें एक बार हमको रिव्यू करना जरूरी है कि भाई सब कुछ सही है, सब कुछ सही आएगा। सबसे मेन लॉजिक फंडा क्या है? ट्रायल बैलेंस खोलेंगे हम लोग। ट्रायल बैलेंस पता है कैसे खोलते हैं? डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस F1 करके आप फंक्शन के साथ में, या ओल्ड F1 करके आप ओल्ड फंक्शन F1 जो भी आपका में चलता होगा करके आप डिटेल में खोलोगे। देखो पांच चीजें मैंने बताई थी। कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। देखो कैपिटल इसमें दिख रही है, लाइबिलिटी दिख रही है, एसेट्स दिख रही है, इनकम नहीं दिख रही, तो सेल इनकम है, इनकम है। ये परचेज और ये एक्सपेंस, ये सारे क्या है मेरे एक्सपेंस। पांचों हेड इसमें कवर होगा हमारे। अल्टीमेटली जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे ये पांच ही हेड दिखेंगे। इन्हीं के आइटम आपको होंगे बस। क्वांटिटी इसकी 10 की जगह 1000, 10,000, 50,000 कुछ भी हो सकती है। जो नंबर ऑफ लाइन आइटम है बस वो पढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो आपका सेम ही रहेगा। अब देखिए, सॉरी, सबसे पहला कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। यहाँ पे देखो, कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट ही आ रहा है, तो मतलब कि सही है। अगर कैपिटल का बैलेंस डेबिट आ रहा होता तो मैं इसको क्रॉस चेक करता कि क्यों आ रहा है। मतलब हो सकता है डेबिट हो क्योंकि लॉस हो सकता है, बट मुझे रीजन पता होना चाहिए कि डेबिट क्यों। ठीक है। ऐसी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देखोगे यहाँ पे डेबिट भी आ रहा है, क्रेडिट भी आ रहा है। इसको शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे, डेबिट एंड तो उसका और भी डिटेल में खुल जाएगा। शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो और भी डिटेल में खुल जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखोगे डेबिट बैलेंस में जीएसटी इनपुट आ रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस में तुम्हारा जीएसटी पेबल आ रहा है आउटपुट वाला, राइट। और टीडीएस रिसीवेबल आ रहा है जो मैंने इनकम टैक्स का जीएसटी गवर्नमेंट से रिसीव करना है। और टीडीएस पेबल आ रहा है जो मैंने लोगों को काटा है और गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है। लॉजिक ये है कि भाई ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डेबिट भी होंगे क्रेडिट भी होंगे। ये मेरे साइड क्रेडिट वाले पेबल वाले हैं और डेबिट वाले मेरे को जो गवर्नमेंट से रिकवर करने हैं। क्लियर है? एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, ये जो पेबल है ये तुम्हारे इन इनपुट से सेटअप होनी चाहिए थी। जब आप रिटर्न फाइल करोगे, उस साल की जब रिटर्न फाइल करोगे उस मंथ की, जिस मंथ का ये पेबल है, उस मंथ में आप अपना जितना डेबिट बैलेंस है, जितना रिकवर करना है सेटअप करना है, बता देना कि जीएसटी में जितना गवर्नमेंट से रिसीव करना है और जितना गवर्नमेंट को पे करना है उसका नेट देखेंगे, बैलेंस में पे करना है या रिसीव करना है। अगर मेरा डेबिट ज्यादा बच जाएगा तो मेरा रिसीवेबल है, क्रेडिट ज्यादा बच जाएगा तो मतलब मैंने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करना है। क्लियर? तो अल्टीमेटली ये तीनों को सेटअप किसे करना पड़ेगा मेरे को, इसे करना चाहिए। ठीक है। वो कैसे करते हैं देखो, अब मैं हमारे केस में आईजीएसटी का इनपुट है 1,58,000। ठीक है। 39,558 प्लस 39,558 प्लस 13,950, ये तीनों का टोटल जो पेबल है मेरे, वो कितना आ रहा है? 93,000। कि मैंने गवर्नमेंट को पे कितना करना है? सिर्फ 93,000। जबकि मेरे पास में रिकवरी कितनी करनी है गवर्नमेंट से? 97,000 ये, 97,000 ये और 158 की है। ठीक है। तो जीएसटी के रूल्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है। ऐसे सेटअप करते हैं, क्या रूल्स है उसके? पहले आईजीएसटी खत्म, सबसे पहले आईजीएसटी खत्म करना होता है। तुम्हारे पास में आईजीएसटी कितना है? 158। तो ये जो मेरी लाइब्रेरी है उसको किससे सेटअप करूंगा? 158 से। सर सबसे ज्यादा वाली वैल्यू से खत्म करनी चाहिए वैसे, अगर फिक्स नहीं है। जीएसटी पढ़ा है? क्लास में आए हो? जीएसटी सबसे पहले खत्म कर लो। जीएसटी क्लास में आए हो? उसमें नहीं बताएगा। जीएसटी कैसे? नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ। वैसे पूछना नहीं है, ये लॉजिक है, ये एक्ट है। जीएसटी क्लास में आए हो नहीं है बताना। उसमें तुमको इनपुट के
बेसिकली जो क्राइटेरिया है कि कैसे कैसे सेटअप होगा वो नहीं बताएगा। उसने तो बता दिया मेरे को फटाफट, उसने भी बता दिया फटाफट, क्योंकि वो दोनों आए हुए हैं। वो तो आपने लिया हुआ है, आपको पता है। मैडम ने शायद नहीं लिया हो, तो इनको नहीं पता होगा। और तूने लिया फिर भी तेरे को नहीं पता, नहीं तो पता मेरे से। सर, सबसे पहले जीएसटी खत्म करना होता है। हाँ, तो फिर तूने एक एक बोला कि बड़े वाले से करना है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कोई ऐसा रूल तो नहीं है ना कि जो सबसे ज्यादा जीएसटी इसमें हो, जैसे तीन, इसमें तीन है, एक 97 है, पर 97 से भी खत्म हो सकता है इसमें जीएसटी। 97 IGST है, CGST है। सीजीएसटी है। अरे वो मैंने इनपुट देख लिया था, इनपुट से मुझे जीएसटी लग रहा है। हे भगवान, तुम्हारी नजरें। पहले IGST खत्म करेंगे ना। ये CGST और ये SGST है, तो पहले IGST को इनके सेटअप करेंगे ना। उसके बाद फिर मैं बाकी सीक्वेंस पे चलूंगा। तो मेरा ये सारा सारा किससे खत्म हो सकता है, इससे खत्म हो सकता है। तो चाहे तो हम टैली में अभी एंट्री डाल के मैं बताता हूँ कैसे डाल करते हैं। मेरे पास में CGST वाला, SGST वाला और IGST वाला। चलिए, अब अगर मेरे को सेटअप की एंट्री करनी है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो कैसे करूंगा? जनरल के थ्रू करूंगा, क्योंकि वो उसमें ना मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ, अपनी इंटरनल एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ना। रिसीट पेमेंट कुछ भी नहीं है, सेल परचेज कुछ भी नहीं है, तो क्या करूंगा मैं? जनरल के थ्रू करूंगा। अब देखिए, मैं टोटल IGST का जो क्रेडिट बैलेंस, CGST का जो क्रेडिट बैलेंस था, कितना था? 39,558 का क्रेडिट था। उसको डेबिट करूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे CGST आउटपुट डाल देता हूँ। कितना? 39,558। तो करंट बैलेंस क्या हो गया इसका? जीरो। फिर इसी में मैं डेबिट करूंगा SGST आउटपुट। कितना था मेरा? 39,558 था। इनका था मैं 39,558। अभी इसका करंट बैलेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जैसे ही मैं इसको एंट्री करूंगा तो करंट बैलेंस कितना हो गया? जीरो। मतलब जितना इनको पेबल था वो मैंने डेबिट कर दिया एक तरीके से। लायबिलिटी खत्म। लाइबिलिटी खत्म कर दी अपनी। अब लाइबिलिटी खत्म करने के लिए या तो मैं पेमेंट करूंगा या अपने IGST सेटअप करूंगा, है ना। अब वैसे ही मेरा IGST का आउटपुट कितना था? 13,950 को। इसको मैंने खत्म कर दिया। अब मेरी आउटपुट सारी की सारी खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब अगर मेरे पास में इनपुट नहीं होता तो क्या करता? मैं सीधा इसको यहाँ पे क्रेडिट क्या करता? बैंक पे करता ना। अब क्योंकि मेरा क्रेडिट तो है अवेलेबल, तो मैं इसको किस में सेटअप करूंगा? IGST इनपुट वाले में से। इनपुट मेरा कम हो जाएगा ना। इनपुट में मैंने 93,000 निकाल दिया। बीइंग आउटपुट adjusted against input ठीक है, GST 3 जो भी मंथ की फाइल करी उसमें मैंने एडजस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका आउटपुट वाले सारे सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। इनपुट वाला आपका IGST वाला क्या हो गया? कम हो गया। मतलब जो पहले 190 समथिंग था, वो 93,000 से कम हो गए 65,000 बच गया। कितना है? 158 टोटल था। इतना मैंने एडजस्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट से रिकवर कितना करना है? 65,000। समझ रहे हो? क्लियर है ना। इतना लेना था पहले 158, 93,000 मैंने एडजस्ट कर दिया। अब बाकी मैं नेट पे कितना मांगू उससे अगले महीने में? 64,000, 65,000 मांगू। क्लियर। तो ये एडजस्ट करके हमने क्या किया? अब सिर्फ मेरे क्या बच गए? CGST का इनपुट, IGST का इनपुट और SGST इनपुट। क्लियर। चलिए, तो इनके डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस GST का तो एक ही आना चाहिए, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। नेट में या तो पेबल होगा या रिसीवेबल होगा। तो वही एंट्री मैंने जो भी मंथ क्लोज हो रहा है, जिस भी मंथ के आप फाइनेंशियल बना रहे हो, उस मंथ को पास कर दी कि भाई इस मंथ को एक्चुअल में मैंने इतने गवर्नमेंट को देना है या इतना लेना है। एक फिगर आनी चाहिए। तो अब इसमें क्या होगी? अगर मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एक ही फिगर लिखूंगा, भाई इतना मैंने रिकवर करना है। ये चारों का टोटल मैंने को किससे रिकवर करना है? GST डिपार्टमेंट से रिकवर करना है। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफ दिखा दूं इतना पे करना है, एक तरफ दिखा दूं इतना रिसीव करना है। एक्चुअली मैंने क्या किया? नेट करके दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है। चलिए, TCS रिसीव करना है मैंने, ये भी मेरा रिकवरेबल है तो डेबिट ही रहेगा। ये मैंने गवर्नमेंट को पे करना है तो क्रेडिट ही रहेगा। अब आते हैं क्रेडिटर पे। क्रेडिटर क्या होता है? जिनको मैंने पे करना होता है। इसके ऊपर शिफ्ट के साथ एंटर दबाऊंगा तो डिटेल में आ जाएगा टोटल कि भाई उसके अंदर क्या क्या पार्टीज है। तो इसके अंदर ये चार पार्टीज आ रही है जिनको मैंने पे करना है। पहले इसके अंदर एक SK वाले की डेबिट पे आ रही थी और क्रेडिट पे आ रही थी। रेंट वाले की तो डेबिट पे आ रही थी ना, तो मेरे को वहीं पे डाउट हुआ पहले तो कि क्रेडिटर में डेबिट बैलेंस क्यों है। जैसे डेबिट बैलेंस खोला देखा था मैंने, तभी मेरे को डाउट था कि डेबिट बैलेंस क्यों है। उसको देखने के चक्कर में मेरे को साथ में एक और एंट्री दिख गई, तो मेरे को पता लगी कि गलती कहाँ पे है। ठीक है। तो मैंने गलती कहाँ से पकड़ी कि कहीं किसी लाइबिलिटी का डेबिट बैलेंस तो नहीं है, किसी एसेट्स का क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है। अगर एसेट्स लाइबिलिटी का डेबिट बैलेंस है तो मतलब कुछ तो ना कुछ गड़बड़ है।
जैसे ही मैं उस डेबिट बैलेंस की स्क्रूटनी करने के लिए बैठा कि भाई एक्चुअल में क्या है, तो मुझे साथ में पता लगा कि गलती कहाँ पे हुई, एसके के 2 लीटर पे हो गई। मैंने सेटअप कर दिया तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर। तो लाइबिलिटी है तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। हाँ, अगर कोई डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसका या तो लॉजिक होगा कि आपने किसी से एडवांस ले लिया, तो ऑब्वियसली डेबिट है तो मेरा क्रेडिटर, लेकिन उससे मैंने को एडवांस ले लिया, तो फिर मैं यहाँ पे एसेट में दिखाएगा तो सही, फिर मैं उसको कहाँ पे दिखाऊंगा, एसेट साइड में दिखाऊंगा क्रेडिटर को। कैसे दिखाऊंगा कि भैया मैंने एडवांस ले रखा है। क्लियर है। हाँ, चलिए। ऐसी कार है, एसेट है मेरी, डेबिट बैलेंस है, सही है। सन्डी डेटर में आप देखो यहाँ पे, मैंने तुमसे ये पूछा कि ये क्रेडिट क्यों आ रहा है। जब मैंने यहाँ पे खोला था मैंने पूछा ना ये क्या, ज्यादा पेमेंट आ गई क्या, तुमने बोला हाँ ज्यादा आ गई, तो लॉजिक है कि हाँ उससे ज्यादा पेमेंट आ गई, मतलब कि मेरे को ज्यादा अमाउंट रिसीव हो गया, तो ये मेरी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई एक तरीके से, कि भाई अगर मैंने काम नहीं किया तो उसको पे करना पड़ेगा वापस। तो इसको कहाँ पे दिखाऊंगा मैं, अपनी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में, और इसको मैं रिकवरी में दिखाऊंगा, इन दोनों को। ये नहीं कि मैं नेट में दिखा दूंगा भाई इन दोनों का नेट 39, 399 और 367 का जो भी नेट आ रहा है वो मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, नहीं। एसेट्स वाले को एसेट साइड में लेके जाऊंगा, लाइबिलिटी वाले को लाइबिलिटी साइड में लेके जाऊंगा। क्लियर है। तो ये इसको मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, लाइबिलिटी साइड में, कि भाई ये मैंने एडवांस लिया हुआ है और ये मेरे को वापस करना पड़ सकता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, काम नहीं किया तो मेरी मेरी वापसी हो जाएगी इसकी, इसलिए मेरी लाइबिलिटी है जब तक कि मैं काम नहीं कर देता। और ये दोनों की मैंने सर्विस दे दी होगी, बाकी जो दोनों है इसके अंदर, ये वाले, इन दोनों की मैंने सेल वगैरह कर दी होगी, इनसे तो रिकवरी का राइट है मेरे पास में, तो क्या है, मेरी एसेट्स है, तो इसको कहाँ पे देखूंगा, एसेट साइड में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। कैश इन हैंड आपके पास में 1,32,000 रुपये का है, डेबिट बैलेंस ये कैश एसेट्स है। अगर ये भी आपका नेगेटिव होता तो मैं मेरे को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके देखना पड़ता कि नेगेटिव में क्यों है, कि धन का नेगेटिव में बिकॉज कि एक्स्ट्रा पैसे कैसे जा सकते हैं, है ना। बिकॉज कैश में एंट्री नहीं करी थी शायद। हाँ, तो नेगेटिव आ गया हुआ। फिर जब हम डिटेल में बैठते हैं देखने के लिए तो पता चलता है कि कैश की एंट्री नहीं है, इसकी एंट्री नहीं करी। तो जब डालोगे तो वो अपने आप डेबिट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए। अगर क्रेडिट होता तो मेरे को देखना पड़ता कि क्रेडिट क्यों है, कि एक्स्ट्रा पेमेंट बैंक से कैसे हो सकती है, जब मेरे पास में बैंक में पैसा ही नहीं है तो मैं किसी को पेमेंट कैसे कर सकता हूँ, नेगेटिव कैसे हो सकता है, समझ रहे हो। चलिए, ऐसी सेल मेरा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अब सेल का भी यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस भी देख सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने सेल्स रिटर्न की अलग से एंट्री डाल रखी हूँ। सेल्स और सेल रिटर्न के अलग से डालते हैं ना हम लोग, 2 रीजन बनाते थे, सेल्स और सेल रिटर्न। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सेल को अलग दिखाऊंगा, सेल्स रिटर्न को अलग दिखाऊंगा। ऊपर में एसेट लायबिलिटी में तो दिखा रहा था, क्यों, क्योंकि वो पार्टीज ही अलग है, दोनों पार्टीज अलग थी ना। सेल तो मेरी सेल है ना, सेल तो मेरी टोटल सेल है, नेट सेल, तो उसको मैं क्या करूंगा, सेट करके दिखाऊंगा टोटल सेल इतने की थी माइनस रिटर्न इतने का, नेट सेल इतने की। ऐसी परचेज डेबिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट ही है। क्रेडिट साइड में होता तो मैं समझता कि वो परचेज रिटर्न होगी, अगर परचेज रिटर्न के अलावा कुछ और क्रेडिट बैलेंस में होता तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, उसको मैं क्रॉस चेक करता। ऐसे मेरे एक्सपेंस, इनके भी क्या है, डेबिट बैलेंस है। क्लियर है जाता। चलिए, अब इसमें एक चीज देखेंगे हम कि ऊपर हमारे पास में कार है और कार के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ। मैंने आपको एक डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मैंने एक्सपेंस किया, जो कि मेरे फ्यूचर के, मतलब जो मैं अगले 5 साल 10 साल तक इस चीज को यूज करूंगा, तो उसको एक्सपेंस तो मैंने क्लेम करना ही है। एक लॉजिक मैंने बताया था कि लैपटॉप मैंने परचेज किया, अगर मैं 5 साल बाद उसका एक्सपेंस डालूंगा या आज ही डालूंगा तो प्रॉफिट हिल जाएगा, लेकिन अगर मैं बराबर बराबर उसको एक्सपेंस करता रहूंगा तो प्रॉफिट सिमिलर चलता रहेगा, है ना। तो दूसरे रीजन से हमारा क्या कॉन्सेप्ट आता है, डेप्रिसिएशन का। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन इसमें लगा नहीं है, तो वो मेरे को लगाना पड़ेगा, तो इसमें डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। चलो, अब डेप्रिसिएशन कौन सा लगेगा, सबसे बड़ी बात आती है डेप्रिसिएशन कौन सा लगेगा इसके अंदर। ये क्या हमारी गणेश बी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड मतलब कंपनी है। कंपनी के केस में डेप्रिसिएशन डिफाइंड कर रखा है, क्योंकि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, आपने एज पर कंपनी एक्ट बनानी है। मैं आपको बताया था कंपनी एक्ट का पूरा फॉर्मेट है, और फॉर्मेट के साथ साथ मैंने दो डेप्रिसिएशन के डेट बताए थे, एज पर कंपनी एक्ट और एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बताया था ना। तो कंपनी की जब मैं बुक्स बना रहा हूँ तो कंपनी वाले ने जो बोल रखा है वही वही चीज मानूंगा ना। कंपनी के अंदर मैं इनकम टैक्स में तो घुसूंगा नहीं, कि जब मैं कंपनी के हिसाब से बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो कंपनी वाले ने जो रेट दे रखा है वही डेप्रिसिएशन का रेट लगाऊंगा। ठीक है। चलिए, कंपनी का डेप्रिसिएशन रेट देखते हैं कितना है कार के ऊपर। ये आ गए हमारे डेप्सिन रेट एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंप्लीट। कंप्लीट के अंदर एक शेड्यूल बना रखा उन्होंने जिसमें लाइफ डिफाइन की हुई है, मैं आपको बता, उसके लाइफ डिफाइन की हुई है वापस के लिए। ठीक है। चलिए, बिल्डिंग के ऊपर 60 साल की लाइफ है तो ये डेप्स लगेगा, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दो
दो मैंने मेन बता दे, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। अब क्योंकि हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, पॉलिसी मेरे को डिफाइन करनी है, मैं किसी मैनेजमेंट को तो फिर बना नहीं रहा हूँ, पॉलिसी मेरे को डिफाइन करनी है। मैं चाहूँ तो उसको एसएलएम पे लगाऊं या डब्ल्यूडीवी पे लगाऊं। ये चीज कंपनी एक्ट में नहीं है कि कंपनी है तो रिटर्न डाउन वैल्यू से नहीं लगाएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये उसमें चीज नहीं है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लाइफ डिफाइन है कि 60 साल की आपकी लाइफ है। लाइफ के हिसाब से उन्होंने बोला कि 5% की रेजिडुअल वैल्यू है, कि जो सेल्वेज वैल्यू है आपको बताता है कि अगर बाई चांस 5 साल बाद एसेट्स आपका आप यूज करो, लेकिन उसकी वैल्यू तो कुछ तो होगी ना, तो एक नॉमिनल सी वैल्यू रख ली ताकि 5 साल बाद उतनी वैल्यू बच जाए उस एसेट की। जैसे 1 लाख की एसेट बनी, खरीदी आपने कोई लैपटॉप, और उसकी लाइफ मान लेते हैं 3 साल की है। ठीक है, डिफाइन 3 साल की है। अब 3 साल बाद भी आप लैपटॉप तो यूज कर रहे होगे। अगर आप 1 लाख को 3 से डिवाइड करके हर साल में डिडक्शन लगा दोगे तो कितने 3 साल बाद वैल्यू कितनी दिखेगी? जीरो दिखेगी। तो बुक्स में तो दिख नहीं रही होगी, एक्चुअल में एसेट्स होगी। तो उन्होंने क्या बोला कि एक रेजिडुअल वैल्यू रख लो 5% की, मतलब कि 5,000 की वैल्यू रख लो, बाकी 95,000 को आप पूरे 3 साल में डिवाइड करके डिडक्शन कर दो, ताकि 3 साल बाद आपकी वैल्यू कितनी दिखे? 5,000 रुपए की। एसेट्स आप यूज कर रहे होगे, उसकी नॉमिनल सी वैल्यू कितनी दिख रही है? 5,000 रुपए की। कि आपको एक वैल्यू दिख रही है कि इतने की एसेट्स मेरे पास में पड़ी है, उसका उसके ऊपर डिडक्शन तो लगेगा नहीं, क्योंकि 5,000 की वैल्यू पे वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब हमेशा जब तक आप एसेट्स यूज करते रहोगे, चाहे उसको 10 साल यूज कर लो लैपटॉप को, उसकी वैल्यू 5,000 पे दिखती रहेगी कि हाँ आपकी बुक्स में भी वैल्यू है और आप ऐसे यूज भी कर रहे हो। जब आप उस एसेट को बेच दोगे, तोड़ दोगे या कबाड़ में बेच दोगे, तब उस 5,000 को आप जीरो करोगे। क्लियर? तो सिर्फ दो चीज बताई, रेजिडुअल वैल्यू और लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू तो सबकी 5% बता दी, लाइफ सबकी अलग अलग दिखा दी, कि जैसे बिल्डिंग की उन्होंने डिफाइन कर दी 60 साल, बिल्डिंग अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग है तो 30 साल, फैक्ट्री बिल्डिंग है 30 साल, कोई फेंस वॉल्स है तो ये, कोई अदर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो 3 साल की वैल्यू दी गई। टेम्परेरी स्ट्रक्चर जैसे होते हैं ना, शेड बना देते हैं लेबर क्लास के रहने के लिए या कुछ, या गार्ड रूम टाइप बना तो उसकी वैल्यू कितनी बनी? 3 साल की। ठीक है, उसके बाद में रेट निकाले इन्होंने, जो भी लाइफ और ये दिए उसके हिसाब से रेट निकाल लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले से। बाकी इसके अगर हम एसएलएम के हिसाब से 1.58 लगाएंगे तो 60 साल बाद इसकी वैल्यू सिर्फ 5% ही बचेगी। डब्ल्यू के ऐसा था 4.87 बनाए थे तो 60 साल बाद इसकी वैल्यू 5% ही बचेगी। आप करके देखना लॉजिकली इसको। ठीक है, चाहे 3 साल वाला कोई उठा लेना, जैसे 3 साल वाला ही है, अगर आप 1 लाख की एसेट परचेज करते हो, उसके ऊपर 31.67% डेप्रिसिएशन हर साल लगाते हो, कैसे? एसएलएम रेट से, मतलब सेम रेट सेम अमाउंट से, तो आपकी 3 साल बाद वैल्यू कितनी बचेगी? 5,000 रुपये बचेगी। ऐसे अगर 63.16 पर लगाते हैं डब्ल्यू मेथड से, तब भी कितनी बचेगी आपकी? 5,000 बचेगी। तो चल मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, रोड वगैरह हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सारे के सारे इसने ऐसे डिफाइन कर दिए। फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, शिप्स हो गया, आर्टिफिशियल, और यहाँ पे हमारा आ गया कंप्यूटर्स एंड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा नहीं, हमारी तो कार थी ना, तो कार ऊपर गई, ऊपर आएगी ऊपर व्हीकल में ये मोटर व्हीकल बोला उसने, स्कूटर और मोपेड वगैरह तो 10 साल की है, बसेस है तो इतने की है। ठीक है, मोटर कार कार की, हाँ मोटर कार अदर देन यूज फॉर बिजनेस रनिंग ऑन हायर तो 8 साल की है। मोटर ट्रैक्टर वगैरह है तो 8 साल की है, ये है तो इतनी है। तो ये कितनी हमारा वाला किसमें फॉलो करेगा? मोटर कार मोटर टैक्सीज यूज इन द बिजनेस फॉर रनिंग ऑन हायर। नहीं, हमारा ये वाले में आएगा, वो हायर हायर वाली है, जैसे ओला उबर की होती है ना, जो हायरिंग करके और ये सब करते हैं, उनकी देखो वैल्यू 6 साल लगाई है और हमारे लिए 8 साल, क्योंकि उनकी ज्यादा चलती है तो ऑब्वियसली कम हो गया, हमारी ज्यादा चल सकती है, तो उसमें सब कुछ लॉजिकली कर रखा है। ठीक है, हमारे केस में क्या आएगा? मोटर कार 8 साल वाले में, और 8 साल वाले में रेट क्या डिफाइन है? एसएलएम वाले का ये वाला है और डब्ल्यूडीबी का ये वाला है। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है अभी आज की डेट में, तो क्योंकि मैं लिस्टेड बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं कि एसएलएम लगाना है या डब्ल्यूडीबी लगाना है, तो मैं कोई भी लगा सकता हूँ। हाँ, अगर एक बार लगा दी तो मैं हमेशा वही लगाऊंगा, या मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया मेरे को वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें से मान लेते हैं हम लोग डब्ल्यूडीबी लगाते हैं, कि अधिकतर लोग उसको डब्ल्यूडीबी लगा रहे हैं, तो डब्ल्यूडीबी में रेट कितना है? 31.23%। ठीक है, चलिए। सर ये जो एक बार डिसाइड हो गया वही यही रहेगा ना? बिल्कुल। कंपनी चाहे चेंज कर सकती है, क्या चीज? कंपनी चाहे चेंज कर सकती है, ऐसा नंबर डिलीवर। वो लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर जाएगा, मैंने डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में, कि अगर तुम चेंज करते हो तो उसका एक तो लॉजिक होना चाहिए कि भाई क्यों चेंज किया है, वैलिड रीजन होना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई या इससे ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देख सकते हैं। प्लस उसका फिर डिस्क्लोजर जाएगा फाइनेंशियल के अंदर कि भाई हाँ हमने ये चीज चेंज करी है, उसका इफेक्ट इतना पड़ता था और इतना उसका, पहले अगर नहीं करते तो इतना इफेक्ट था,
करने के बाद इतना इफेक्ट आया, तो वैल्यू में इतना डिफरेंस है, प्रॉफिट में इतना डिफरेंस आया। ठीक है, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कैसे? डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए, रेट डिसाइड कर दिया कि हम WDV लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 31.23% के हिसाब से, क्योंकि उसकी लाइफ कितनी है, 8 साल है, और रेट उसका निकल के कितना आता है, 31.23। ठीक है, चलिए। अब आती है बात की रेट तो लगा लिया है और वैल्यू मेरे पास में 37 लाख की है एसेट्स की, तो क्या मैं सीधा इसका 31.23% निकाल दूं? कैसे निकालूं? इंटू 1/2। इंटू 1/2। 1/12। वो तो एक महीने का निकल जाएगा ना फिर तो। तो एक महीने का निकाल। साल का निकलेगा। पूरे साल का ही निकालना है मेरे को। हम मान के चलते हैं ये पूरे साल की बैलेंस शीट है, 31 मार्च तक की बैलेंस शीट है। डाटा इसमें कम है मान लेते हैं, वो बात अलग है। बैलेंस, लेकिन डेप्शन मेरे को लगाना है क्या, पूरे साल का लगाना है। तो 1/12 तो नहीं करेंगे हम, पहली बात तो पूरे साल का निकालना है, तो 31.23% से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपकी एसेट्स 1/4/24, 24/25 का ही बन रहा है ना हमारा, 24, 1/4/24 को आपने खरीदी है, और 31 मार्च 25 को आप उसको फाइनेंशियल बना रहे हो, तो आपने यूज कितने दिन किया? पूरे 365 दिन किया। हम्म, फुल डे, फुल ईयर यूज किया, 1 तारीख से यूज करना शुरू किया, 31 मार्च तक यूज करते रहे, तो 31.23% सही निकलेगा। लेकिन अगर मैंने इसकी एसेट को परचेज ही मान लेते हैं 30/9 को करा, 30/9/24 को किया, या 1 जनवरी 24 को किया, सॉरी 1 जनवरी 25 को किया, तो मैंने यूज कितना किया? इस वाले केस में 3 मंथ किया, इस वाले केस में कितना किया? 6 मंथ किया। तो लॉजिकली लग रहा है कि भाई मैं 31.23% पूरा लगा दूं, जितना एसेट्स यूज करूंगा उतना डेप्स लगाना चाहिए लॉजिकली। ठीक है, इसलिए कंपनी एक्ट में बोला गया कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, कि जितने दिन आपने एसेट्स यूज करी है उतने दिन का। अगर इसने 1 जनवरी 25 को खरीदी है, तो 1 जनवरी 25 से इसने यूज कब तक की करी? 31 मार्च 25 तक की। 31 मार्च 25 तक ईयर क्लोज कर रहे हैं ना हम लोग उस साल में, तो उस साल में उसने कितने दिन यूज किया? लगभग 90 डेज अप्रोक्स। हो सकता है 91 बन जाए या 89 बन जाए, पता नहीं। ठीक है, 90 डेज उसने यूज किया, तो डेफिनेशन कितना लगना चाहिए 90 डेज का? तो डिवाइड में मैं 365 और मल्टीप्लाई में 90 कर दूंगा। मैथमेटिक है कि ये तो है पूरे साल का, तो 90 दिन का कितना होगा वो निकाल दिया मैंने। मैथमेटिक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे एज पर कंपनी एक्ट। याद रखना, मैं लिख रहा हूँ बार बार, कंपनी एक्ट, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कि कितने दिन एसेट्स यूज करी। सर एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे कोई पुरानी कंपनी है वो 1956 एक्ट के हिसाब से बनी हुई है, बट अब 2013 आ गया तो उसको 2013 मानना पड़ेगा। हाँ, सब चेंज हो गया। अच्छा। 2013 जो एक्ट आया उसमें ये बोल दिया गया, बंद करना है क्या? कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अंडर कंपनी एक्ट 2013, कि कोई भी कंपनी जो 2013 में के एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका मतलब है वो कंपनी है। प्लस कंपनीज जो पिछले एक्ट में रजिस्टर हुई है 1956 में, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आ गई। तो अल्टीमेटली जो 1956 है वो क्रॉस होके 2013 लग गया। सब पे अप्लाई। सर्टिफिकेट तो उसके ऊपर 1956 लिखा आएगा, लेकिन 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसमें उसको भी कंपनी ही माना जाएगा। जब उस वाली इनकॉर्पोरेशन जो पुराने एक्ट में इनकॉर्पोरेशन हुई थी उसको भी मैंने नए वाले में कंपनी मान लिया, तो अब उस कंपनी के ऊपर जो जो कंपनी एक्ट ने जो भी चीज लगाई कि ये चीज कंपनी के ऊपर लगनी है, तो वो भी कंपनी है और ये भी कंपनी है, तो दोनों के ऊपर लग जाएगी। क्लियर? तो पुरानी वाली सारी कंपनी इसके अंदर एक तरीके से शिफ्ट हो गई, एक लाइन लिखने से, कि कंपनी मीन्स कंपनी जो 2013 वाले एक्ट के अंदर जब इनकॉर्पोरेट हुई है या किसी पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो भी हम कंपनी मानेंगे। क्लियर है? चलिए, तो डेफिनेशन एज पर कंपनी कैसे लगेगा? नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। अब हम डेफिनेशन कैलकुलेशन कर लेते हैं अपना। हमने कब परचेज की थी कार? अच्छा, 1 अप्रैल को डाल रखी है, इसको मैं 1 मई कर देता हूँ। कुछ फर्क पड़ेगा? तो 30 दिन का सर फर्क। लेकिन वो तो बुक्स तो हम 31 को ही क्लोज कर देंगे ना, 31 मार्च तक फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना, बस डेफिनेशन की कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। हाँ। अभी 1 अप्रैल से मान रहा था मैं, अब 1 मई से मानूंगा। बस 1 मई मैंने इसलिए किया, 1 मई सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा सा डेफिनेशन की कैलकुलेशन एडिशनल दिख जाए,
नहीं तो मैं पूरे साल का दिखाता तो तुमको पूरा रेट दिख रहा होता। अब मैं क्या 1 मई से लेके आगे तक करूंगा तो रेट नंबर ऑफ डेज तुमको दिख जाएगा, भाई नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए। वैसे 1 ईयर के प्लस ज्यादा मंथ्स हो जाए तो फिर तब भी डेज के अकॉर्डिंग होगा, जैसे 1 साल एक सौ से ज्यादा, प्लस एक सौ से ज्यादा हो कैसे उसके सकता है? अगले उस पे चला जाएगा ना, लॉजिक नेक्स्ट ईयर लगाओ, में लॉजिक convert लगाओ। हो जाएगा। हम अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 31 माह तक की बैलेंस शीट बना रहे हैं, कितने दिन है उसके अंदर? 365 या 366। उससे ज्यादा देश तो जा ही नहीं सकते ना उसके अंदर। लीप ईयर हो तो 366 जाएंगे, नहीं तो 365 ही जाएंगे। अगर 1 साल प्लस तुम 10 दिन बोल रहे हो तो मतलब 10 दिन तो अगले साल के होगा ना, वो तो अगले फाइनेंशियल में काउंट अगले होगा ना, वाली वैल्यू भी लगेगा ना। अगले वाली फाइनेंशियल में काउंट होगा ना। चलो। 335 डेज करते हैं, मतलब अप्रैल के मैंने माइनस कर दिए 30 दिन, तो कितने बचे? 335 दिन 1 मई से लेके। तो 37 लाख का कितना परसेंट था मेरा? 31.3। 31.23%। कितना बड़ा? 11,55,000 डिवाइड में 365 इंटू में 335, तो कितना सर्विस मिल रहा है उसको? 10,60,536 का। अरे यार 3,70,000 की कार है, मैं 37 लाख बोल रहा हूँ। चलो कोई नहीं, एक जीरो कम कर देते हैं। तो 1,06,000, 1,06,000 10,60,53। 1,06,053 रुपये का उसको डेप्शन मिलेगा, मैंने एक जीरो और कम कर दिया। चलिए। और डेप्शन की एंट्री कब करूंगा? 31 मार्च को करूंगा, 31 मार्च 25 को। डेप्शन का लेजर नहीं तो डेप्शन का लेजर बनाते हैं। डेप्रिसिएशन क्या जाएगा मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये बेटा। हम्म। 1,06,053 रुपये मैंने डेप्शन लगा दिया। अच्छा कॉन्सेंट्रेट में चलो इलेक्ट्रॉनिक मान लेते हैं। अब क्रेडिट क्या करेंगे? डेप्शन अकाउंट डेबिट टू जो कि व्हीकल व्हीकल को क्रेडिट करेंगे। व्हीकल को, तो कार को क्रेडिट क्रेडिट करेंगे हम लोग, ठीक है। लॉजिक यही कहता है, बिल्कुल सही कहता है। चलो मैं इस तरीके से सेव भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी कार की वैल्यू कितनी थी? 2,63,000 की, ऑब्वियसली डेप्शन माइनस करने के बाद कि मेरी कार कितने की रहेगी? इतने की, ठीक है। अब कंपनी में एक छोटी सी चीज हो रहा है। जितने की कॉस्ट है कार की, माइनस जो डेप्शन को आपका एक्सपेंस, जितना एक्सपेंस में आप डालते जा रहे हो, ये क्या जो नेट वैल्यू आ जाएगी, यही होगा ना। जैसे 3,70,000 की हमारी थी, 1 लाख समथिंग का हमने डेप्शन लगा दिया तो 2 लाख समथिंग की हमारी वैल्यू बच गई। यही है ना। हमारे बैलेंस शीट में क्या नेट वैल्यू दिख रही है अभी? कंपनी एक बोलता है जब आप फाइनेंशियल बनाओगे तो सिर्फ नेट वैल्यू नहीं दिखाओगे, आप मेरे को ये भी बताओगे कि कॉस्ट कितनी है, कितने का डेप्शन लगाया है, और नेट कितनी है। मतलब कॉस्ट मेरे को दिखानी है उनको फाइनेंशियल्स के अंदर, ठीक है। अब जब कॉस्ट दिखानी है और मैं यहाँ पे नेट वैल्यू दिखा दूंगा तो अगले साल में क्या होगा? जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेट वैल्यू ओपनिंग में क्या आएगा? नेट वैल्यू दिख रही होगी, कॉस्ट तो दिख नहीं रही होगी। अब अगले साल में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे को बोलोगे कॉस्ट निकालो, कॉस्ट बताओ कितनी है, फिर मेरे को पुरानी बैलेंस शीट को निकाल के देखनी पड़ेगी, टैली कॉल के देखनी पड़ेगी कॉस्ट कितनी थी उसकी, राइट। समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट के अंदर से कम नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल देते हैं इसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कि मैंने एक अकाउंट बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसको कहाँ पे ले गया? मैं फिक्स एसेट के अंदर ही डाल दिया। मतलब कि कार की कॉस्ट में से कम नहीं करी, मैंने एक नया अकाउंट और बना दिया, किसके नाम से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। उसको मैं कहाँ पे ले गया? फिक्स एसेट के अंदर ले गया। उससे होगा क्या देखो,
डेप्शन की जगह यहाँ पे मैंने क्या किया, ओल्ड सी, उसको मैंने लिंक कहाँ पे कर दिया, फिक्स एसेट के साथ में कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस का तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ना, एक्सपेंस का तो मैंने डेप्रिसिएशन वाला ऑलरेडी बना रखा है, ये मैंने एक एडिशनल अकाउंट बना दिया सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए, ताकि मैं उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान कर पाऊँ। अब देखो, अब क्या हो गया इसके अंदर, एसेट्स में आपके पास में जो फिक्स एसेट वाला ग्रुप है, उसमें दो अकाउंट दिख रहे हैं। एक तो आपका एसेट का दिख रहा है 3,70,000 का, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा है कितना, 1,06,000 का। मतलब ये डेबिट में दिख रहा है, ये क्रेडिट में दिख रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं फिक्स एसेट की बात करूं, 263 की मेरी नेट है, मतलब ये डेबिट, ये क्रेडिट, नेट कितना, 263। तो एसेट की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 263 दिख रही है। लेकिन आपको इसके अंदर बेनिफिट क्या हो रहा है कि ओपनिंग की कॉस्ट भी दिख रही है कि कितनी खरीदी, और डेप्रिसिएशन कितना लगाया आज तक वो भी दिख रहा है। अब अगले साल जब मैं इसी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड देखूंगा तो ओपनिंग कॉस्ट भी दिख रही होगी, और पिछले साल तक जितने डेप्रिसिएशन लगाया वो भी दिख रहा होगा। अगले साल जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा उसको भी मैं इसी में डाल दूंगा, जितना उस साल एक्सपेंस में लेके गया वो तो उस साल के एक्सपेंस में चला गया, और जितना मैंने लगाया इस साल का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो क्या होगा, अगले साल भी मेरे को कॉस्ट दिख रही होगी 370 की पूरी, और टोटल अभी तक उस टाइम तक का, मतलब अगले साल तक का कितना डेप्ट लगा दे वो भी दिख रहा होगा। नेट बैलेंस भी दिख रहा होगा, कौन सा, 31 मार्च 26 का। टोटल कॉस्ट कितनी खरीदी, टोटल डेप्ट अप टू 31 मार्च 25 जितना लगा दिया, प्लस अप टू 31 मार्च 26 जितना लगाया होगा वो भी ऐड हो जाएगा। तो नेट पे कितना बचेगा, 31 मार्च 26 की वैल्यू बचेगी माइनस करने के बाद डेबिट में। क्लियर है। तो इससे क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को कॉस्ट भी चाहिए वो भी दिखती रहेगी, जो डेप्ट मैंने आज लगाया वो भी दिखता रहेगा, और जो नेट वैल्यू है वो भी दिखती रहेगी। क्लियर है। तो इसलिए जब हम कंपनीज की खासतौर पर वैल्यूशन बनाते हैं तो उसकी मशीनरी की वैल्यू से कम नहीं करते, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर लेके जाते हैं, ताकि मेरे वैल्यू वहां पे दिखती रहे। क्लियर। लॉजिक समझ गया ना क्यों कर रहे हैं, कि कंपनी में बोले भाई शेड्यूल ऐसे करके आपको बनेगा। तो इससे मेरे दोनों पर्पस सोल्व हो गए, एक तो मेरे को टोटल कॉस्ट भी दिखती रहेगी, टोटल डेप्रिसिएशन आज तक कितना लगा रहा हूँ वो उसके अंदर मैं ऐड करता रहेगा। जब ये 31 मार्च 26 आ जाएगा, एक साल जब लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा इसका, सॉरी 8 साल की है ना, हाँ जब 8 साल बाद डेप्रिसिएशन लगेगा, तो टोटल वैल्यू माइनस टोटल डेप्रिसिएशन कितना बचेगा, सिर्फ 5,000 रुपये से। ठीक है ना। तो अभी तक का जितना डेप्रिसिएशन लगाया वो सब कुछ दिख रहा होगा, अभी तक की जो कॉस्ट हमारी ओरिजिनल थी वो भी दिख रही होगी, और नेट वैल्यू आपकी यहाँ पे उतने की ही दिख गई। अल्टीमेटली एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है आपकी, 370 डेबिट और ये क्रेडिट। क्लियर है। चलिए एसएलए में भी ऐसे लगेगा। सेम, मतलब डेप्रिसिएशन का रेट ही डिफरेंट है, वो तो लॉजिक तो यही है, चाहे एसएलएम हो चाहे डब्ल्यू, लॉजिक तो यही रहेगा कि कॉस्ट भी दिखानी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक कितना लगाया है वो भी दिखाना है। बस उसमें क्या होगा, अमाउंट डिफरेंट आ जाएगा। अगर ऐसे में लगाऊंगा तो यहाँ पे 1,06,000 की जगह हो सकता है 95,000 आ जाए या 1,50,000 आ जाए। उसकी परसेंटेज वैल्यू अलग है क्या? हाँ, ये तो दिखा है यार, तुम क्या कर रहे हो भाई। ये ये ना 11.88, और उसमें के लगाए तो 31.2 थी। लॉजिक वही लगेगा, परसेंटेज वैल्यू चेंज होगी। बस अमाउंट चेंज है, रेट रेट डिफरेंट है। बाकी लॉजिक तो जो बताया मैंने कंप्लेंट में बोला कि भाई आपको सब कुछ चाहिए तो पिछले साल बैठो ना। क्यों, और कब तक देने हैं? तो उसको बोलो फटाफट आएगा, ये नहीं चलता कि भाई आज देना और वो हाफ डे में आएगा, बुलाओ उसको। ठीक है, रेट का डिफरेंस है, अमाउंट डिफरेंस लेके आएगा, लेकिन लॉजिक क्या है, कंप्लेंट बोलता है कि आपको कॉस्ट भी दिखानी है और अभी तक का कितना डिफरेंस है वो भी दिखाना है। तो वो आपको वहां से दिखेगा टैली में से, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। चलिए। बट सर थियोरेटिकल में तो अपना वैसे कर देते ना, मतलब अकाउंट से माइनस कर देते थे शायद। हाँ, वो होता है। वो आप देखो इंडिविजुअली जब हम वैल्यूएशन बनाते हैं अदर देन कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो हम कर सकते हैं टोटल वैल्यू माइनस उसी में से डेप्ट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी कैर की वैल्यू दिखेगी वही 293 की दिखेगी, जैसे मैंने पहले किया था 1 घंटे पहले। ठीक है। अदर देन कंपनी में कर सकता हूँ कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि कैसे दिखाना है, चाहूँ मैं नेट दिखाऊं चाहूँ मैं टोटल दिखाऊं, मेरी मर्जी है। और फिर उसमें रेट ये वाला भी नहीं लगेगा कंप्लेक्स का, रेट कौन सा लगेगा उसमें, इनकम टैक्स वाला लगेगा। क्लियर है। ये तो किसके ऊपर लग रहा है, सिर्फ कंपनी के ऊपर लग रहा है।
इनकम टैक्स में भी एफएलएम है, डब्ल्यूडी है। चलिए, हाँ ये इनकम टैक्स से आते हैं, उसमें सिर्फ डब्ल्यू लगता है, उसके ऊपर भी आते हैं। क्लियर। चलिए, अब इसको बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। वैसे मुझे डाउट है, हाँ बोलो। तो जो कार है हाँ उसमें टीके भी लगा हुआ है, हाँ तो ये 10 लाख से ऊपर होते तब लगता है ऐसे, हाँ, तो इसमें टीके लगा है। तो वो लगा दिया वो, ऐसे क्या फर्क पड़ रहा है, कॉन्सेप्चुअली लगा दिया वो, रेट का ध्यान नहीं दिया वो, बस क्वेश्चन बनाने के लिए दिया, लगा दिया वो। अच्छा 370 ही थी ना कार्ड की वैल्यू। हाँ, चलो ठीक है, चलो जो भी थी, 10 लाख के ऊपर की होती तब लगता है टीके। कोई इशू नहीं है। वो लॉजिकली वो मतलब कॉन्सेप्ट डालने के लिए लगा दिया वो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। चलिए, अब इसकी मेरे को बनानी है बैलेंस शीट और पीएनएल। मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस, ये टैली भी बैलेंस शीट पीएनएल बनाता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं एक बारी। यहाँ बनी रहे सामने बैलेंस शीट, ये टैली में बैलेंस शीट बना दी है कि भाई एसेट्स इतने की है, सॉरी कैपिटल इतने की है, लायबिलिटी इतने की है, करंट एसेट्स नेगेटिव में आ रही है, क्यों कि डेबिट और क्रेडिट का नेट करके दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तभी मैं सोची थी मेरा सम गलत है, वो इधर दिखा रहा है दिखा ना। रहा है सामने। हाँ देखो, मेरी एसेट्स कितने की है, 367 की एसेट्स है डेबिट वाली, और 399 की मेरी लायबिलिटी है। ठीक है। तो टैली ने क्या किया, नेट करके एसेट बनी है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बनी इसलिए यहाँ पे लिखा गया। अल्टीमेटली एक्चुअल में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इस वाले अमाउंट को अपनी एसेट साइड में लिखूंगा, इस वाले अमाउंट को अपनी लायबिलिटी साइड में लिखूंगा। क्लियर है। तो यही रीजन है कुछ छोटे छोटे जो, जिसकी वजह से मेरे को एक्सेल में बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। कि ये बाइफरकेट तो कैसे करेगा, जो तुमने एक बार इसको इनपुट दे दिया, ये तो वही चीज मानेगा। इसको मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला जो है मेरा एसेट्स है, जो ये अकाउंट है, महालक्ष्मी मेरा एसेट्स है। अभी एक्चुअल में बन गया लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि एडवांस रिसीव हो गया, एक्चुअल में लाइबिलिटी बन गया। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से लाइबिलिटी में डाल देता हूँ, फिर आगे फ्यूचर में इसको लाइबिलिटी में लेके ट्रीट करता रहेगा वो, तो उसको जो मैंने एक बार इनपुट दे दिया वो तो उसके हिसाब से चलेगा ना। पहले भी एक बार जो इनपुट दे दिया मैंने उसके हिसाब से चलेगा। उसको मैंने बोला एसेट्स मान, उसने एसेट्स माना। अब एसेट्स में नेगेटिव बैलेंस है तो वो उसको नेगेटिव साइड में ले आया, कि मेरा नेट में नेगेटिव ज्यादा बढ़ रहा है। 367 की एसेट बन रही है डेबिट, और 399 की लाइबिलिटी बन रही है, तो नेट में मेरी क्या बन रही है, लाइबिलिटी, तो इसलिए कहाँ पे ले आया उसको, लाइबिलिटी में लेके आ गया। फिर से में देखोगे उसने 263 दिखाया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें, 370 का वो वाला भी, माइनस एक एक 105 का वाला जो डेप्शन है, तो मैं खोलूंगा तो यहाँ पे देखो 370 और 153, तो इनका नेट क्या है, डेबिट ही बन रहा है, तो इसलिए वो डेबिट साइड में लेके आया। अगर यहाँ पे मैंने डेप्शन की एंट्री गलती से मान लेते 4,06,000 की कर दी होती, मैं इसको करके दिखा, मैंने इसकी ना गलती से मान लेते 4,06,000 कर दिया। अब देखो एसेट यहाँ से गायब हो गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गया, क्रेडिट ज्यादा हो गया, और एक्चुअल में डेबिट कम है, तो क्या लायबिलिटी बन गई उस वाले ग्रुप की, तो ग्रुप कहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे आ गया। क्लियर है। तो ग्रुपिंग को कैसे लेके जाएगा वो, हमेशा जो आपने डिफाइन कर रखा है उसके हिसाब से चलेगा नाम, बट डेबिट और क्रेडिट कहाँ पे लेके जाएगा, अगर एसेट बनी तो एसेट में ले जाएगा, लायबिलिटी बन रही तो लायबिलिटी में ले जाएगा। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस में 8,21,000 का मेरा इसने लॉस दिखा दिया, वो कैसे दिखाया कि 4,53 की तो मेरी इनकम हुई है, 11 लाख की मेरी सेल हुई, सॉरी क्या परचेज थी, 1,71 के मेरे टोटल एक्सपेंस हो गए हैं, तो मेरा 8,21,000 का क्या है, लॉस। क्लियर। चले आगे। और पीएनएल भी अगर मैं, अच्छा पीएनएल भी तो देख लिया ना मैं। ठीक है। चलिए, पोर्ट एफएल से डिटेल में खोला मैंने, और इसको और भी डिटेल में खोलते तो शिफ्ट के साथ में एंटरप्राइज कर सकता हूँ, जिसकी भी डिटेल मेरे को खोलनी है। ठीक है। कैश इन हैंड में तो एक ही लेजर, तो इसको मैं नहीं खोलता, बैंक में एक ही है, इन सब में एक एक ही है, तो मैंने उनको नहीं खोला, जिस जिसमें ज्यादा थी वो मैंने खोल दी। क्लियर। चलिए, इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में से पूछा कि आपने आपको इसको पीडीएफ में चाहिए, मेरे को एक्सेल वैल्यूशन बनाए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आया, फाइल फॉर्मेट में एक्सेल कर दिया, ये मेरे को एक्सेल में चाहिए। कहाँ पे चाहिए, उस ड्राइव का नाम डालना है। अगर अभी बायो डिफॉल्ट कौन सी दिखा रहा है, सी ड्राइव वाली, जो मेरी ओरिजिनल ड्राइव का नाम है। अगर मेरे को यहाँ पे डालना है अपने स्टडी मटेरियल वाले में, या इसी वाले फोल्डर में डालना है, तो मैं इस बात को कॉपी करूंगा, एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तब किस में उठाएगा वो, इंटरमीडिएट 10,002 वाले, 1,02,002 वाले में, जो मैंने जहाँ पे टैली का डाटा डाल रखा है। फाइल का नाम आपको क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस
मतलब इसने बाय डिफॉल्ट ट्रायल बैलेंस डाल दिया, अगर आपने कुछ और नाम डालना तो आप वो डाल सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के नाम से रहने देते इसको, इसको कर देते हैं हम एक्सपोर्ट। ये आपका ट्रायल बैलेंस क्या आ गया, एक्सेल में एक्सपोर्ट होके आ गया। क्लियर है था? चलिए, मेरे को पन्निया F1 से इसको ओल्ड अपन, ओल्ड ओल्ड फंक्शन है अपन कर, तेरा फंक्शन के साथ चल रहा है, ओल्ड फंक्शन दोनों इकट्ठे दबाना है। पहले स्किप कर, ओल्ड फंक्शन F1। मैंने फाइनेंशियल का फॉर्मेट यहाँ पे उठाया है। देखो, जो मैंने आपको कल कुछ फाइनेंशियल दिखाए थे, अब एक एक करके मैं फॉर्मेटिंग भी करने बैठा तो कितना टाइम लगेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई एक फॉर्मेट उठा लेते हैं, उस फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। किसी एक फॉर्म कोई एक फॉर्मेट बना हुआ है, अगर उसी को मैं उठा के काम करता हूँ तो थोड़ा कम काम टाइम लगेगा। अगर मैं उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ ही करने लग जाऊँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने एक फॉर्मेट यहाँ से उठा लिया पुरानी वाला, इसको हम खोलते हैं। ये किसी कंपनी का फॉर्मेट है जिसमें इक्विटी, कैपिटल, ये सब जो जो लाइन आइटम वहाँ पे लिखी हुई थी वो सब लाइन आइटम लिखे, तो कम से कम मेरा ये लिखने का और ये लाइनिंग करने का टाइम बचेगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट है इसकी, ये प्रॉफिट एंड लॉस है इसका, ये इसका ट्रायल बैलेंस था, ये उसके नोट्स है सारे के सारे। मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं हम लोग, नोट्स में लेके जाते हैं, नोट्स से फाइनेंशियल में लेके जाते हैं। ट्रायल बैलेंस की जो फिगर्स है, जो टोटल डेटर्स है, सेल या कुछ भी है या एक्सपेंसेस है, तो मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा, कैसे लेके जाऊंगा, नोट्स के थ्रू, ताकि उसकी डिटेल चाहिए तो ग्रुपिंग में जाके हम डिटेल देखें। क्लियर है? चलिए, मैं अपने वाले ट्रायल बैलेंस को भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, उससे फिर हम लिंक करना शुरू करेंगे। ये मेरा ट्रायल बैलेंस था, कंट्रोल लेकर के कंट्रोल सी, मैंने अपने ट्रायल बैलेंस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसकी शीट का नाम देता हूँ ट्रायल बैलेंस 2 दिसंबर 24 की, आज की डेट का ट्रायल बैलेंस हमारा ये हो गया। तो हम किसका बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, गणेश भी सॉल्यूशन का कर रहे हैं। तो मेरी बैलेंस शीट में भी नाम किसका आना चाहिए, गणेश भी सॉल्यूशन का आना चाहिए। यहाँ सबसे पहले तो अपना नाम लिख लेते हैं भाई, मेरे नाम की बैलेंस शीट बन रही है। पीएनएल में भी किसका नाम आएगा, गणेश भी सॉल्यूशन। अब एक तो मैं यहीं पे उसको पेस्ट कर दूं, या फिर मैं इसको उस वाले से लिंक कर दूं, इक्वल टू प्रेस करके मैं बैलेंस शीट पे जाके इधर से लिंक कर दूं, यहाँ पे गणेश भी सॉल्यूशन आ जाएगा। लिंकिंग कर दी मैंने एक्सेल की, कि बाई चांस क्यों क्यों किया ऐसा, इजी करने के लिए। बाई चांस मैं यहाँ पे कुछ और चेंज कर देता हूँ जहाँ डालोगे तो वहां पे हो तो जाएगा। यहाँ पे भी अपने आप वही चीज दिखेगी। ठीक है, लिंकिंग करने का ये फायदा है कि भाई एक जगह जिससे आपने लिंक कर रखा है उसमें अगर हम चेंज करेंगे तो मेरा हर जगह चेंज हो जाएगा जहाँ पे वो लिंक हो रखा होगा। ये ट्रायल मेरे किसी काम का है नहीं, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। फॉर्मेट भी तो था उसमें क्या है, जिस फॉर्मेट को उठा कर रखोगे उसको अमाउंट उठा के सारी उसमें रखोगे, उनको डिलीट कर दिया। सीखना नहीं है, अच्छा, सीखना नहीं है, नए तरीके से सीखेंगे ना। उसी के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया तो फिर तुम भी तो कहोगे भाई मेरे को तो कॉपी पेस्ट ही आता है, मेरे को कॉपी पेस्ट बता दो, बाकी मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई सीखेंगे हम अच्छे से, ठीक है ना। गणित स्टेटमेंट आ गया, गणित सॉल्यूशन आ गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड, और यहाँ पे बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 24। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे फॉर्मेट बने हुए हैं। हम आते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर अपने। चलिए, अब ट्रायल बैलेंस में मेरे पास में, जब हमने मैनुअल बैलेंस शीट बनाई थी याद है, ऐसी तरीके से बनाई थी। एक्सेल, वो हमने अपना एक मैनुअल ट्रायल बैलेंस बनाया था, बैलेंस शीट पूरा बनेगा। है ना। ट्रायल बैलेंस में से फिर हमने पैसा पहले तो ये आइडेंटिफाई किया था कौन सी बैलेंस शीट की आइटम है, कौन सी इनकम एक्सपेंडिचर की है। वही चीज सबसे पहले काम हमको यहाँ पे करना है। कैपिटल हमारी किस चीज की है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की आइटम है।
डिप्रीशिएशन टैक्सेस, ये किस चीज की आइटम है मेरी? सारी बैलेंस शीट की आइटम है। क्रेडिटर बैलेंस शीट के, एसेट्स सनी डेटर्स, अच्छा ये कैश एंड और ये भी ठीक है ना। ये कहाँ का है मेरा? P&L का है। ये P&L का है। डेप्शन PL का है। रेंट PL का है। सैलरी PL, ठीक है। अब देखिए, ये तो आइडेंटिफाई हो गया बैलेंस शीट की कौन सी है और वो कौन सी है। अब बैलेंस शीट में भी ऐसी साइड में कौन सी साइड नहीं है और कैपिटल, दो साइड है हमारी, एसेट्स और कैपिटल, मतलब लाइबिलिटी। ये तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, मतलब कैपिटल वाला पार्ट और लाइबिलिटी वाला, और नीचे क्या है मेरी? एसेट्स वाला पार्ट। डी क्या है मेरा? एसेट्स वाला पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा एसेट्स वाला है, कौन सा लाइबिलिटी और कैपिटल वाला है। ठीक है, ये कैपिटल कैपिटल वाला है। ये मतलब इक्विटी जो हमारे फाइनेंशियल के अंदर किस नाम से है? इक्विटी के नाम से है ना। ये मेरा लाइबिलिटी वाला है। लाइबिलिटी 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 लाइबिलिटी, है ना। सही कह रहा हूँ? नहीं, इनपुट ये तो मैं लेना ये है। हमें लेना है। हमारा रिकवरी राइट है इसमें। क्या है? रिकवरी का है, हाँ। Recovery। तो क्या है मेरी? एसेट्स है, क्योंकि ये क्या है? डेबिट बैलेंस, डेबिट में डेबिट में है। समझ रहे हो? अगर मैं इसको लाइबिलिटी में जाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। ये क्या है मेरी? एसेट्स है ना, रिकवरी है ना, ये डेबिट बैलेंस वाले ना। तो ये किस साइड में जाने मेरे? ज्यादा बैलेंस शीट के अंदर ही, लेकिन किस में जाएंगे मेरे? एसेट्स के अंदर। ये क्या है? लाइब्रेरी। ये लाइबिलिटी वाला है, ये एसेट्स वाला है। ये पेबल है मेरा। उस तरीके से क्रेडिटर में ये सारे सारे क्या है मेरी? ऑब्वियसली ये तो लाइबिलिटी मेरी, क्रेडिट साइड वाली। ये डेप्रिसिएशन कार भी ऐसे वो भी एफिड में था, फिक्स एफिड में था हमारा, फिक्स एफिड में था, फिक्स एसेट्स में था ये डेप्रिसिएशन हमारा, इसमें जाना चाहिए। एसेट्स में जाना चाहिए। अंडर दी हेड तो एसेट्स ही मांग रहे हैं ना। ये तो एक्यूमुलेटेड वाला है ना। Yes, वो तो डेप्रिसिएशन वाला तो नीचे है, जो जो एक्सपेंस एक्सपेंस है। ये तो हमने एक हेड बनाया और सिर्फ Under the head। बाइफरकेशन करने के लिए हमने हेड बनाया। इसका कुछ वो नहीं है कि भाई मेरे को इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, इसका सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से मेरे को हेड बनाना पड़ रहा है। तो क्या मेरा? एसेट्स है, मतलब एसेट्स में सेटअप होगा अल्टीमेटली। दिख तो लाइबिलिटी साइड में रहा है मेरा, क्रेडिट साइड में। बेसिकली मेरे को डालना क्या है? एसेट्स में से माइनस करके दिखाना है, तभी मेरा नेट एसेट दिखेगा, ठीक है ना। चलिए, ये क्या है मेरी? डेटर्स। ये एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स। नहीं, महालक्ष्मी वाला एसेट्स नहीं है। महालक्ष्मी महालक्ष्मी लाइब्रेरी है। लाइबिलिटी है ना मेरी। ये क्या है मेरी? लाइबिलिटी, क्योंकि इसका क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो सामने दिख रहा है जो क्रेडिट बैलेंस वाले हैं वो मेरी लाइबिलिटी वाले हैं ऑब्वियसली, और जो डेबिट वाले हैं वो मेरे एसेट्स वाले हैं। ट्रायल बैलेंस के वो जो बैलेंस शीट के अंदर है वो यहाँ पे नेट करके दिखा रहा होगा इनका, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी साइड ज्यादा पड़ी है। लेकिन जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उनको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा भाई मेरा कौन सा लाइबिलिटी में जाना है, कौन सा एसेट में जाना है। चलिए, सेल तो ऑब्वियसली मेरी इनकम साइड का ही है। परचेज मेरा एक्सपेंस साइड का है। ये डेप्शन मेरा क्या है? एक्सपेंस साइड वाला है। वो एक्यूमुलेटेड डेप्शन था, ये डेप्शन है, तो फर्क समझना। ठीक है, ये मेरे एक्सपेंस। क्लियर है? चलिए, अब बैलेंस शीट बनाने का सबसे इजी तरीका मैंने आपको वो स्टार्टिंग में बताया था। एक एक आइटम को उठाते रहो, उसको घर पे छोड़ते रहो, सिंपल सा। जिसका घर जहाँ पे है उसके घर पे छोड़ते रहो। सबसे पहले मेरा इक्विटी का है, बैलेंस शीट का है इक्विटी, मतलब कैपिटल का। मैं कैपिटल वाले पे आता हूँ अपना।
कैपिटल वाले पे आया, ये यहाँ पे लिंक पे आता हूँ। लिंक पे आना आता है ना आपको, कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट स्टार्ट दबाते हैं। कंट्रोल और ब्लैक ब्रैकेट स्टार्ट वाला जो होता है ना, बड़ा ब्रैकेट कंट्रोल, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, जो बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है। पी के साथ जो बटा होता है ब्रैकेट स्टार्ट वाला, ये वाला। ये तो शिफ्ट के साथ है मेरा। अरे इसके लिंक में आने की बात कर रहा हूँ, सर्कल वाला या ऐसे स्क्वायर शेप है? स्क्वायर वाला, पी के साथ जो है। तो कंट्रोल के साथ जब उसको दबाते हैं तो उसके लिंक पे आता है कि भाई उसका लिंक कहाँ से लगा है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिंक लगवाया था, आपको देखो, P&L पे मैंने यहाँ पे एक लिंक लगाया था, ये है ना। ये लिंक एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, देखो यहाँ पे इसका नाम आ रहा है BS और C2। मतलब BS मतलब BS बैलेंस शीट की शीट, उसके अंदर C2 जो सेल है। तो मैं इसके अंदर आऊँ, तो यहाँ पे जो जब मैं बात करूंगा इस वाले से लिंक किया था, इस सेल का नाम क्या है, C2। ये दिख रहा है यहाँ पे C2, मतलब C तो ये हो गया और 2 ये हो गया। तो C2 से लिंक है, C2 से कौन सी वाली लिंक शीट, बैलेंस शीट के बैलेंस शीट। C2। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस शीट के C2। तो एक तो है कि भाई यहाँ पे देख रहा हूँ और फिर बैलेंस शीट पे जाके उसके पास में जा रहा हूँ कि भाई ये कहाँ से लिंक है चेक करने के लिए, या फिर मैं कंट्रोल के साथ में वही ब्रैकेट स्टार्ट दबाऊंगा तो सीधा उसके लिंक पे आ जाऊंगा कि कहाँ से लिंक है। क्लियर। अब ये तो आगे से कहीं से लिंक नहीं है, इसके अंदर पूरा नाम है। अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल और वो दबाऊंगा तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके आगे फर्दर लिंक नहीं है। अगर ये भी कहीं कहीं से लिंक होता, मान लेते हैं ये भी हमारे यहाँ से लिंक होता, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कंट्रोल पे दबाता तो ये 1 लाख के ऊपर आ गया। देखो, अब P&L के ऊपर भी क्या होगा, 1 लाख ही आ रहा होगा। यहाँ पे भी 1 लाख आ रहा है, कंट्रोल एंटर किया, यहाँ पे भी 1 लाख आ रहा है, कंट्रोल और ब्रैकेट स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली इसके लिंक पे आ गया। अब ये कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर करूंगा तो ये देखो, ये कहाँ से आ रही है फिगर, ये माइनस C करके आ रही है। देखो, ये फिगर बेसिकली कहाँ से आ रही है, इस फिगर में से ये फिगर माइनस हो रही है, दिख रहा है ना, G9 माइनस J9। तो इसके ऊपर कंट्रोल प्लस वो दबाओगे तो ये दोनों सेलेक्ट होगा कि भाई ये दोनों इनका एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ये पी के साथ ब्रैकेट शब्द दबाएंगे तो हम सीधा पहुंच रहे हैं उसके लिंक पे कि कहाँ से वो लिंकिंग हो रही है उसको चेक करने के लिए। क्लियर है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, चलिए। इसी तरीके से शेयर कैपिटल, मैंने आपको बताया था 2 फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट बेसिकली, टी शेप वाला, इंडेक्स वाला, नॉन इंडेक्स वाला। तो ये वाला फॉर्मेट कौन सा है, नॉन इंडेक्स वाला। इंडेक्स वाले में क्या आपके एसेट्स ऊपर दिख रही होंगी, नॉन इंडेक्स वाले में लायबिलिटी ऊपर दिख रही है। क्लियर। चलिए, अब इसमें नोट नंबर 3 हमने बोला कि भाई नोट, अगर शेयर कैपिटल की डिटेल देखनी है तो नोट नंबर 3 पे जाके चेक कर लो। नोट नंबर 3 क्या मैंने यहाँ कहीं बना रखा होगा, ये रहा नोट नंबर 3। अब एक तो ऑप्शन है मैं यहाँ पे जाके नोट नंबर 3 पे जाऊँ, दूसरा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिंकिंग लगा रखी है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्टार्ट करता हूँ तो नोट नंबर 3 पे आ गया ये। कि नोट नंबर 3 मेरा क्या है, कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरी वाली कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे हमने लिंक कर रखा है आगे से, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे चेंज हो गया कि यहाँ नोट्स के अंदर भी हमने क्या किया है, पिंड से लिंक कर रखा है। तो अपने आप इसलिए चेंज होता रहेगा, हो गया, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये नोट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, नोट नंबर 3 इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब उसके अंदर सबसे पहले आती है ऑथराइज शेयर कैपिटल। मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल बताई थी कंपनी के केस में आपको, क्या होती है, जितनी मैक्सिमम आ सकती है, जो हमने मेमोरेंडम में डिसाइड करी है कि मेमोरेंडम में इतने रुपए मैक्सिमम मैं लोगों से ले सकता हूँ। तो वो चीज मेरे को यहाँ पे फाइनेंशियल में लिख के भी देनी है कि भाई मेरे पास में ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख, 1,10,000 इक्विटी शेयर है और ₹10 ईच, मतलब कि 11 लाख की मेरे पास में ऑथराइज कैपिटल है कि मैं 11 लाख रुपए तक उसको शेयर इशू कर सकता हूँ। अब मेरे वाले केस में अलग हो सकती है, ये पुरानी वाली कंपनी का है, हो सकता है मेरे पास में सिर्फ 10,000 शेयर ही हो, 10,000 शेयर ही हो, और 10,000 शेयर की वैल्यू कितनी होती मेरी, 1 लाख होती, 1 लाख होती। तो डिपेंड करेगा कि ऑथराइज मेरी कितनी है। हाँ, जितनी इशू है उससे कम नहीं, उससे उससे कम तो हो नहीं सकती, ज्यादा ही होगी। मेरे वाले केस में कैपिटल मैंने 1 लाख डाली है, तो या 1 लाख होगी या ऑथराइज, या 1 लाख से ज्यादा होगी। तो मान लेते हैं मेरी 1 लाख की ऑथराइज थी और 1 लाख की मैंने इशू भी कर दी। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्या, कि मैंने 1 लाख की इशू कर दी, तो वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी मेरी, 1 लाख की आ जाएगी। अब उसके अंदर सब्सक्राइब एंड पेड अप, ये क्या है कि जो मैंने इशू करी उसका पैसा भी आ गया नहीं आया, कि मैंने इशू तो करी लेकिन पेमेंट नहीं आई, तो वो फिर मैं यहाँ पे दिखाता भाई जितना मेरे पास में पैसा आया, अगर कम आया तो मैं कम दिखाता, मतलब इसमें से जितना मेरे को पास में पैसा आ गया। अब मैं पढ़ा हुआ कॉल मनी वगैरह कुछ 11th 12th में, क्या होता है जब हम शेयर इशू करते हैं, 10 रुपये मान लीजिए, 10 रुपये एक शेयर है, तो उनको बोलते हैं आप एक काम करो,
₹5 आज दे दो, मेरे को आज ₹5 की जरूरत है। आपने ₹10 का शेयर ले लिया, शेयर मैंने आपको ₹10 दे दिया, लेकिन आप मेरे को आज ₹5 दे दो सिर्फ, क्योंकि मेरे को सिर्फ ₹5 की जरूरत है, बाकी 5 की भी जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब मेरे को ₹5 की जरूरत होगी, तब मैं आपसे मंगवा लूंगा। फिर मेरे को 6 महीने बाद जरूरत होगी ₹2 की, मैंने आपको बोला भाई ₹2 की कॉल मनी मैं मंगवा रहा हूँ। जो आपने ₹10 का शेयर लिया था ना, ₹10 देना है ना आपने मेरे को, ₹5 दे दिए, ₹2 और दे दो। फिर 1 साल बाद मेरे को ₹2 की जरूरत है, मैंने कहा ₹2 और दे दो। फिर 1 साल में मेरे को बाकी की जरूरत होगी, मैंने कहा अब देखो ₹9 आप दे चुके हो, ₹1 और दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा ना, कि ₹10 का शेयर मैंने दिया, 10। अब मैं दोबारा से मेरे को जरूरत होगी, क्या मैं दोबारा बोल सकता हूँ आपको दो? 10 की बात हुई थी, 10 मैंने दे दिया। अब क्या होगा, जब मैंने 1 मंगा लिया, अब मेरे से अगर पैसा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, नई शेयर कैपिटल इशू करूंगा। क्लियर? तो उसको हम कहते हैं कॉल मनी के कॉन्सेप्ट से पैसा मंगाना। या फिर मैं को आज ही 10 रुपये की जरूरत है, मैं आज, हाँ मैंने आज ही 10 रुपये मंगा लिए, तो मैं क्या फ्यूचर में तुम्हारे से दोबारा मांग सकूंगा? नहीं, जब तक कि तुमको शेयर में इशू करूँ। क्लियर है? तो वही होता है कि कितने रुपए आपके पास में आए और कितने आपने इशू किया। क्लियर है? तो हमारे वाले केस में ₹1 लाख आ गए थे बैंक अकाउंट में, 1 लाख दिख रहे थे हमारे को, तो ₹1 लाख हमारे पास आ गए। तो नोट नंबर 3 मेरा क्या है, बेसिकली ₹1 लाख की कैपिटल आ गए। अब इस कैपिटल को मैं एक्चुअल में लिंक कहाँ से करूंगा? या तो मैंने मैन्युअली लिखा था ना, इसको मैं एक्चुअल में लिंक कहाँ से करूंगा? देखो ये तो मेरे को मैन्युअली डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे ट्रायल बैलेंस में तो होगा नहीं ऑथराइज, उसमें तो एक्चुअल आती है फिगर कि कितना पैसा आया। इस वाले फिगर को मैं कहाँ से लिंक कर देता हूँ, इक्वल टू प्रेस करके अपने ट्रायल बैलेंस की कैपिटल से। 1 लाख की कैपिटल है मेरी, वही मेरे पास में इशू करी थी, वही मेरे पास में आ भी गई। अब ये ₹1 लाख लिंक कहाँ से हो रखा हो, मेरा बैलेंस शीट से हो रखा हो, लिंक कैसे कर रहे हो? इक्वल टू लगा के वो वाली शीट उस वाली शीट पे जहाँ पे एंटर। लिखा है उस पे क्लिक कर दो। हाँ बस बस, क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ₹1 लाख आ गया कैपिटल में। यहाँ पे ₹1 लाख की फिगर को मैंने लिंक कर दिया, इसको मैं कलर कर देता हूँ कि ये मेरा काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका जो घर था इसके घर पे मैं इसको छोड़ के आ गया। अगले चलते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है मेरे पास में, ये डेबिट है, इन सब का टोटल ऊपर आ रहा होगा, ये 339130, 339130, ये सब का टोटल है। तो ये सारे क्या है, मेरे एसेट्स वाले हैं, डेबिट साइड वाले हैं। इनको मेरे को अपने एसेट्स की साइड में लेके जाना है, मतलब रिकवरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। हम बैलेंस शीट पे आते हैं, लाइब्रेरी साइड में नहीं जाएगा ये मेरा, कहाँ जाएगा? 31 मार्च। अच्छा, हम कौन सी 31 मार्च, 25 की बना रहे हैं ना, ऊपर मेरे को पीरियड भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 25 करता हूँ। चलिए, ऐसे साइड में है। अब वो जो एसेट्स मेरे पास में है, जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस मैंने गवर्नमेंट से रिकवर करनी है, क्या वो मेरी फिक्स एसेट्स है? इनमें तो आएगा नहीं ऊपर। क्या वो मेरे ट्रेड रिसीवेबल है? ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? डेटर्स। डेटर्स तो नहीं है वो। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको मैंने सेल किया होता है। क्या वो मेरा कैश बैंक का बैलेंस है? क्या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है? क्या वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स है? डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होती है मैं बताऊंगा, वो नहीं है ये, वो टैक्स की कैलकुलेशन की वजह से बनती है। वो क्या होती है मैं बताऊंगा थोड़ा सा, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा। ठीक है? तो वो है नहीं ये। बचा क्या? अदर करंट एसेट्स, तो इसके अंदर जा सकती है। तो मैं इसके लिंक पे आता हूँ। अदर करंट एसेट्स में आप देखो हमारे पास में क्या क्या है, टीडीएस रिसीवेबल, इनकम टैक्स रिफंड, जीएसटी इनपुट क्रेडिट, या सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो मेरा जीएसटी इनपुट क्रेडिट है सारा का सारा, तो मैं यहाँ पे उसको लिंक कर दूंगा। अगर यहाँ पे उसका नाम नहीं हो तो क्या करता मैं अपना नाम ऐड कर देता। बाई चांस जो पुरानी वजह से बैलेंस शीट बनाई उसके पास में ये तीनों चीज नहीं थी, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, मेरे पास में आ गया जीएसटी का इनपुट, अदर एसेट्स मेरे को डालना है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखेगा, लिख देता। मेरे वाले में क्या है, जीएसटी इनपुट क्रेडिट है, तो यहाँ लिख दूंगा जीएसटी। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने तरीके से बना रहा हूँ ना। तो पुराने वाले को तो सिर्फ फॉर्मेट उठाया मैंने कि हाँ जो जो काम आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते तो मैं उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करूंगा। अब इसके अंदर मेरे को क्या जीएसटी इनपुट की फिगर डालनी है, इक्वल टू प्रेस करके ट्रायल बैलेंस पे आऊंगा। कौन सी फिगर है? ये चार, ये 1 2 3 4, ये चार क्या है, जीएसटी की फिगर है मेरी। नीचे लिखा है टी से की, जो इनकम टैक्स से रिफंड करना है। ठीक है, तो ये जीएसटी वाले में कितना डालूंगा, ये प्लस करे तो इसमें ये प्लस ये प्लस ये, सिंपल सा प्लस का फॉर्मूला लगा मैंने। यहाँ पे आ गया मेरा 3,33,654 रुपये आ गया, जो कि आपका इन चारों का टोटल है 3,33,654। क्लियर है? प्लस प्लस का फॉर्मूला लगा के। या फिर दूसरा क्या है मेरा, इसके अंदर इक्वल टू सम करूं, ब्रैकेट स्टार्ट, उन सबको ऐड कर और इन सबको मैं
प्लस 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 नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट कर दे, ठीक है, सबका फॉर्मूला। तो भी क्या गया, 3,33,000 तो 664 आ गया। वही सिंपल फॉर्मूला लगाने की बात है। अगला क्या है मेरा, टीसीएस रिकवरेबल है। इसको मैं इक्वल टू प्रेस करके कहाँ पे लिंक कर दूंगा, टीसीएस को, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्या है मेरे पास में है नहीं, तो मैं इसको क्लीट मार देता हूँ। टोटल का फॉर्मूला नीचे लगा ही हुआ है हमारा, यहाँ पे या तो ओल्ड प्लस करके मैं टोटल का फॉर्मूला दोबारा से लगा देता हूँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे पास में है नहीं कोई, नहीं है ना मेरे में, तो मैं इसको यहाँ से माइनस कर देता हूँ। पूरी लाइन को डिलीट करना तो कंट्रोल माइनस करके मैं पूरी लाइन को भी डिलीट कर सकता हूँ, एक्सेल का फॉर्मूला। 330 की क्या आ गई मेरी, अदर करंट एसेट्स। ये मैंने अदर करंट एसेट्स को यहाँ से चेक करके सब कुछ सही सही लिख दिया। और ये अदर करंट एसेट मेरी अल्टीमेटली कहाँ पे आ गई मेरी, इसके अंदर, यहाँ से लिंक लगा रखा था ना मेरा, क्लियर है। अच्छा, अब वापस से उसी पे जाना है, क्योंकि मैं कंट्रोल, देखो, तो इसमें थोड़ा सा एक्सेल भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। कंट्रोल और पी के साथ वाला ब्रैकेट स्टार्ट दबाया तो इसके लिंक पे आ गया। मेरे को वापस से उसी लिंक पे आया हूँ जहाँ से मैं आया था। अगर बाई चांस मेरे को वहाँ, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं वापस से बैलेंस शीट पे क्लिक करूँ और वहाँ पे जाऊँ, फंक्शन और F5, जो F5 वाला बटन है वो दबाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा गो टू, जो आपको पुराने वाला का रेफरेंस आ जाएगा, उस पर ओके करोगे तो वापस उसी के ऊपर आ जाएगा, फंक्शन प्लस F5 से, ठीक है। चलिए, तो ये सारी फिगर्स मैं लेके चला गया। अगला क्या है मेरा, टीडीएस पेबल, ये भी मैं लेके जा चुका हूँ। टीडीएस पेबल ये क्या, मेरी एसेट्स में जाना है, लायबिलिटी में, लायबिलिटी में जाना है, तो मैं बैलेंस शीट पे आता हूँ। एसेट साइड में तो आएगा नहीं, तो लायबिलिटी साइड में आते हैं। अब लायबिलिटी साइड में मेरे कैपिटल तो है नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर टैक्स नहीं है, क्योंकि डेफर टैक्स जो नीचे पड़ रहा है ना, टैक्स रिलेटेड, उसी का ही होता है। डेफर टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी दो होती है, कुछ कभी एसेट बनती है कभी लायबिलिटी बनती है, कब बनती है बाद में बताऊंगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, सिंडिकेटर, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो किस में आपको लगता है ये फिट हो सकता है लायबिलिटी मेरी, अगर करेंगे अदर करंट लायबिलिटी में फिट हो सकता है, क्योंकि क्या मेरी लायबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म को कौन सी होती है, जो मेरे को एक साल के बाद पे करनी होती है। जो मेरे 31 मार्च को टीडीएस पेबल है, कब पे करूंगा, अगली 7 तारीख को या 30 तारीख को पे कर दूंगा। शॉर्ट टर्म में होगी ना वो, तो शॉर्ट टर्म में जाएगी। और प्रोविजन नहीं बनाया मेरी लायबिलिटी, तो मैं किस में डालूंगा, इसके अंदर। इसके लिंक पे आते हैं कि ये लिंक कहाँ से मेरा, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में इन सबको तो डिलीट मार देते हैं। ड्यूटीज टैक्सेस का लेजर बना ही हुआ है मेरा, चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपने नाम से कर सकता हूँ टीडीएस पेबल। मेरे हाथ में ना कि मैं अपनी वर्डिंग क्या रखना चाहता हूँ, उसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखी, मर्ज करके सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक ही में डाल दिए। टीडीएस भी डाल दिया होगा, जीएसटी कुछ पेबल होगा वो भी डाल दिया, प्रोफेशनल टैक्स कुछ पेबल होगा वो भी डाल दिया, जो भी एक्सवाइजेड उसकी गवर्नमेंट को पेबल बन रही होगी उसने उसमें डाल दिया। अब मेरे को अगर अलग अलग दिखानी है तो मैं दिखा सकता हूँ, चाहे तो मैं इकट्ठी दिखा दूँ, वो किसके ऊपर, मेरे ऊपर है। हाँ, मैं मेन बैलेंस शीट की हेड को चेंज नहीं कर सकता, अंदर नोट्स में मेरे अपने हैं, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे टीडीएस पेबल दिखा दिया, इक्वल टू प्रेस करता हूँ, टीडीएस पेबल मैंने 4,000 पे यहाँ पे लिंक कर दिया, क्लियर है। तो मैं अल्टीमेटली इसको भी लेके चला गया हूँ, और ये मेरी बैलेंस शीट में यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। चलिए, सर लिंक के लिए सिर्फ इक्वल टू और उस जगह पे जाके एंटर कर, बस यही step। हाँ, देखो यहाँ पे मैं आया, इक्वल टू प्रेस किया, इस पे क्लिक करके एंटर किया, यहाँ पे वही 31 मार्च को हुआ है। चलिए, अगला क्या है मेरा, सन्ड्री क्रेडिटर है मेरे। क्रेडिटर कहाँ जाने हैं मेरे, बैलेंस शीट के अंदर जाने हैं। बैलेंस शीट में ये मेरे पास में क्रेडिटर का बना हुआ है, इसके लिंक पे है, का लिंक नहीं है क्या, चलो, यहाँ पे क्रेडिटर का बना ही नहीं हुआ है लग रहा है, कोई नहीं, बना देते हैं। तो कोई क्रेडिटर का नोट नहीं बना हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, क्रेडिटर को सीधा का सीधा यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्राइवल से लिंक कर देता हूँ इस साले से। अल्टीमेटली यहाँ तो ये सारे मेरे क्रेडिटर है ना, तो ये सारे सारे क्रेडिटर है, तो मैं डायरेक्टली क्या किया, ट्रायल बैलेंस से लिंक कर दिया इसको, तो इसका कोई नोट नहीं बनाया हमने। अगर मैं नोट बनाता तो बात अलग थी, नोट में फिर मैं पार्टी के नाम नहीं देता, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है कि 6 महीने से कम वाले, 6 महीने से ज़्यादा वाले, ये सब दिखाने की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसको बैलेंस शीट से लिंक कर दिया, तो ये भी मेरा फाइनल हो गया, ये सारे क्रेडिट मेरे वहाँ पे लिंक हो गए।
अब क्या है मेरा एसेट्स, कहाँ जाना है? मेरे एसेट साइड में जाना है। एसेट कहाँ है मेरी? नीचे। अभी मेरी क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल होती है जिसको मैं देख नहीं सकता, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ पेटेंट हो गया, नो हो गया, उसको देख तो पाऊंगा नहीं मैं। और टेंजिबल कौन सी होती है? जिसको मैं टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसकी वर्डिंग अब ना चेंज हो गई है, फिक्सड के नाम से चल रहा है। मैंने आपको बताया ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी वर्डिंग जो है ना कंप्लीटली चेंज कर दी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब इनकी हेडिंग्स थोड़ी सी चेंज कर दी उन्होंने। एक काम करना, ये बैलेंस शीट मैं आपको दूंगा, नया फॉर्मेट कंपनी की साइड से मिल जाएगा, उसके साथ में आप वर्डिंग चेंज करने की कोशिश करना। ठीक है ना? थोड़ा सा खुद करोगे तो ज़्यादा वो पता लगेगा भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या वर्डिंग है। जैसे इस वाले का नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका नाम हो गया इंटेंजिबल एसेट, और यहाँ पे ऊपर आती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पूरी। इस तरीके से थोड़ी सी फॉर्मेटिंग डिफरेंस हुई है। ठीक है, वो देख ले, कोई इशू नहीं है। क्या? एक वीडियो बना। ठीक है, तो इसके लिंक पे हम आए। यहाँ पे हमारे पास में क्या है? डेप्रिसिएशन का चार्ट, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। मैं बता रहा कि डेप्रिसिएशन में क्या होगा हमारा, डेप्रिसिएशन की फिगर भी जाएगी, अभी तक कितना हो गया, अभी तक की मेरी कॉस्ट कितनी है वो भी जाएगी, और 31 मार्च को बैलेंस कितना बचा है वो भी जाएगा। उस सब के लिए एक डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाया गया। ये पूरा पूरा उसका शेड्यूल है, यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ तक का, ये पूरा का उसका शेड्यूल है। अब शेड्यूल में देखो, सबसे पहले क्या है? पर्टिकुलर, कि आपका आइटम क्या है। हमारे केस में क्या है? कार है, हमने लिख दिया कार। हमने क्या लिख दिया? कार है। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास में कुछ था नहीं था। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हुई थी मेरी, कितनी हुई? 370 की। इक्वल टू, मैं इसको लिंक कर देता हूँ किससे? अपने ट्रायल बैलेंस से, कितने की मैंने परचेज की थी। एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर मतलब कुछ मैंने उसके अंदर माइनस किया हो कार की वैल्यू में से, डेप्रिसिएशन के अलावा, या कुछ सेल किया हो, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो टोटल कितना हो गया? 370। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रोस ब्लॉक है। ग्रोस ब्लॉक बेसिकली क्या है? किसको डिफाइन करा? आपकी कॉस्ट को। ये जो मैंने कलर किया, ग्रोस ब्लॉक किसको डिफाइन करा? आपकी कॉस्ट को। क्या आपकी कॉस्ट कितनी थी कंप्यूटर की? तो कॉस्ट क्या होगी? हमेशा सेम ही रहेगी। जब तक आपका लाइफ टाइम एसेट चलता रहेगा, तब तक ये कॉस्ट तो कार की सेम ही रहेगी ना, कितने की खरीदी ना। उसके बाद आता है रेट, कि आपका डेप्शन का रेट कितना है। हमारे केस में कितना रेट था? 33 पॉइंट, 1.2, हमारे लिए 31.2, नहीं यार, 33 तक पक्का। 31.23। WTP लगाया ना। यहाँ पे रेट डाल दी कि किस रेट से हमने इस वाली लाइन आइटम के ऊपर डेप्स लगाया। ये अगर हमारे पास फर्नीचर होता तो यहाँ पे हम फर्नीचर ऐड कर देते, कोई और आइटम होती नीचे ऐड करते जाते, उसके ऊपर क्या क्या रेट है, क्या क्या कितने की परचेज कर दी, वो चलता रहता। ठीक है, चलिए। अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन पे, कि आपका डेप्रिसिएशन की फिगर कौन सी है, जो मैं आपको बताया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग में आपका कोई डेप्रिसिएशन लगा रहा था उस वाले के ऊपर? नहीं, क्योंकि ओपनिंग में एसेट्स ही नहीं थी। एडिशन ड्यूरिंग ईयर की करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाया हमने? कितना लगाया था? इक्वल टू 3,70,000 का लगाया था। कितना परसेंट लगाया था? डिवाइड में 365 इंटू 335, 1,06,000 जीरो चौवन यही लगा था हमने। 0,53 शायद हमने बैलेंस शीट में लगा रखा है ना? 53 लगाया ना, कोई राउंड ऑफ की वजह से है। 54 का इसका डेप्शन बनता है। एडजस्टमेंट हमने डेप्शन में कुछ करी नहीं, तो टोटल डेप्शन अभी तक कितना लग चुका है? 1,06,000। अब आते हैं हम नेट ब्लॉक के ऊपर। ये मेरा क्या है? नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक मतलब आपका जो WDV बची, जो WDV आपकी बच गई, ठीक है। आपका नेट नेट ब्लॉक क्या है? 31 मार्च 25 का नेट ब्लॉक क्या होगा? इसके ओपनिंग मतलब जो आपकी वैल्यू है एसेट्स की, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट ब्लॉक बच जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। एसेट्स में से डेप्रिसिएशन की फिगर, फोटो डेप्रिसिएशन की फिगर माइनस हो गई, और नेट कितना बच गया? 263,946। यही मेरी बैलेंस शीट में भी आया था। 263,947, ये है ना?
वो यहाँ पे भी आ गया 263,946। वो एक डिफरेंस है, क्योंकि मैंने डेप्थ उसके अंदर कम लगा रखा, तो मैं इसमें से एक -1 कर देता हूँ, सेटिंग करता हूँ, सेट ऑफ करने के लिए। तो अब क्या होगा, एग्जैक्टली सेम मैच हो गया मेरा। ये फिगर अब मेरी किस में जानी चाहिए, बैलेंस शीट में, क्लियर ना। यही फिगर हमारी बैलेंस शीट से लिंक होगी, जो 263,947 की लिंकिंग कर रखी है हमने। अगर मैं इसके लिंक पे जाऊँ तो कहाँ से लिंक है ये, यहाँ से, क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये अल्टीमेटली मेरी ये फिगर भी मैंने जहाँ पे थी वहां पे जाके रख के आ गया हूँ। अब चलते हैं हम एसेट्स के ऊपर। अब महालक्ष्मी वाला क्या है मेरा, लाइबिलिटी है। कहाँ पे जानी है, लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट पे आते हैं, लाइबिलिटी क्या है मेरी, लाइबिलिटी 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 ये अदर करंट लाइबिलिटी के ऊपर आते हैं। वो क्या मेरा एडवांस रिसीव था, एडवांस रिसीव इसमें भी आ रहा है, नहीं यार तो मैं लिख लेता, एडवांस रिसीव इक्वल टू, इसको मैं कहाँ से लिंक कर देता हूँ, यहाँ से। तो अल्टीमेटली ये भी मैं वहां से उठा लाया लाइबिलिटी में, और ये मेरी लाइबिलिटी में यहाँ पे शो भी कर गया होगा, 4,03,000 हो गया 4,000 की जगह। और इसको मैं कलर कर देता हूँ कि भाई मेरा ये सही जगह पे जा चुका है, क्लियर है। चलिए अगला क्या है मेरा, एसेट्स। ये सारी मेरी एसेट्स है, जिसमें ये तो क्या मेरी डेटर्स वाली है, ये कैश का है, और ये बैंक का बैलेंस है। बैलेंस शीट पे आते हैं, एसेट साइड में आते हैं। तो सबसे पहले तो डेटर की बात करते हैं। डेटर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, इसका लिंक ऑलरेडी बना हुआ है, इसके लिंक पे जाते हैं। तो इसको मतलब मैंने इनको यहाँ पे डालना है। अब एसेट्स के अंदर वो पूछता है कि आपका 6 महीने से कम वाला कौन सा और 6 महीने से ज्यादा वाला कौन सा है, ठीक है। अभी एक हाँ बताता हूँ, अभी एक क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब पीरियड के हिसाब से थोड़ा और बाइफरकेशन हो गया। अल्टीमेटली इसका मतलब होता है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करें, पुराने क्राइटेरिया की बात करें, जिसमें 2 क्राइटेरिया थे, लेस देन 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ। मतलब जो आपके डेटर्स है जिनने आपसे आपको रिकवर करना है, वो पैसा कितना पुराना है, कि पिछले 6 महीने का पैसा रिकवर करना है, या उससे 6 महीने से पहले का रिकवर करना है। मतलब कि अगर मान लेते हैं आप 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है, 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट बना रहे हो, 31 और 25 में आपने A B C से पैसे लेने हैं, 1 से 10,000 रुपये लेने हैं, 1 से 5,000 रुपये लेने हैं, 1 से 15,000 रुपये लेने हैं। तो टोटल कितने लेने हैं आपने मार्केट से, 30,000 रुपये लेने हैं। तो टोटल लेटर आपके कितने के हैं, 30,000 रुपये के। बैलेंस शीट में 30,000 रुपये जाना चाहिए 31 मार्च 2025 को। अब वो कहते हैं लेस देन 6 मंथ, मैं सिर्फ 2 क्राइटेरिया की बात करूँ, लेस देन 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ। क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके साथ आप देख लेना, लॉजिक समझ लेते हैं। लेस देन 6 मंथ का मतलब कि 1 अक्टूबर 24, 6 महीने हो जाएंगे यहाँ पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए। तो अगर आपने किसी को 1 अक्टूबर को सेल करी इनमें से, और 31 मार्च को उसका पैसा नहीं आया, तो क्या वो लेस देन 6 मंथ है। या अगर आपने चाहे 1 अक्टूबर को करी हो चाहे 31 मार्च को सेल करी हो, लेस देन 6 मंथ है। अगर आपने उसको सेल करी इस पीरियड से पहले, 1 अक्टूबर से पहले, मान लेते हैं 15/9 को करी, 15/9/24 को सेल करी, और अभी तक भी उसका पैसा नहीं आया 31 मार्च को, तो कितने दिन हो गए, 6 मंथ प्लस 15 डेज, मतलब क्या हो, 6 महीने से ज्यादा हो गया, मोर देन 6 मंथ हो गया। तो भाई लेस देन 6 मंथ मतलब इस पीरियड में जिसको सेल करी है, इनमें से उनका पैसा बताओ कितना है, इस पीरियड से पहले जिनको सेल करी है उसका पैसा बताओ कितना है, समझ रहे, कि जिसको लेकिन पूरा है ना, तो लेस देन 6 मंथ्स क्यों मान रहे हैं इसको? पूरा है ना अक्टूबर से, लेस देन और इक्वल टू, हाँ लेस देन इक्वल टू लेस एक, देन हाँ इक्वल 1 अक्टूबर से मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो 6 महीने के अंदर अंदर का कितना सेल है आपका, और 6 महीने से पहले वाला कितना सेल का रिकवरी है, ठीक है। 1 अक्टूबर को सेल किया तो लगभग पूरा 6 महीने का पीरियड है आपका, कि 6 महीने के तक की ही सेल है जिसका आपने रिकवरी करनी है। 30 सितंबर को करी तो 6 महीने और 1 दिन हो गया एक तरीके से की रिकवरी है, तो वो आपका पुराने पीरियड में चला गया। उससे पहले कभी भी आपने सेल करी है, चाहे 10 साल पहले सेल करी है, अभी तक पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो मोर देन 6 मंथ है, ठीक है।
ये अगर क्राइटेरिया माना हो तो उन्होंने एक साल का बता दो। अगर जैसे अभी रिसेंटली की बात करें, एक साल का भी आ गया, ये एक साल और एक साल से ज्यादा का बता, एक साल और एक साल से ज्यादा का बताओ। तो ये वाला किस में ज्यादा, एक साल से लेके 6 महीने तक के बीच में, मतलब एक साल से तो कम है, 6 महीने से ज्यादा है। अगर वो 1 अप्रैल 2024 से पहले मान लेते हैं 15 मार्च 2024 को सेल करेगी, पिछले साल, तो एक साल से भी ज्यादा हो गया वो, मोर देन 1 मंथ 1 ईयर हो गया। तो एक साल से ज्यादा का माना तो वो निकाल लेते। तीसरा डाटा कहाँ से निकलता है, टैली से। कैसे निकलेगा, वही सेल्स देख के कि भाई 10,000 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग है उसकी सेल मैंने कब कब कर रखी है। ठीक है, अगर पिछले 6 महीने में सेल करी है 10,000 की, लेस देन 6 मंथ। पिछले एक साल में करी है, लेस देन 1 मंथ। एक साल से ही पहले की कर रखी है, अभी तक पैसा नहीं आया, तो मोर देन 1 मंथ 1 ईयर। 2 से 3 साल की मतलब उससे भी बहुत पहले की कर रखी है। तो टैली में सारा डाटा आपको मिल जाएगा कि ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन करके मेरे को निकालना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे पूछा कि भाई आपका लेस देन 6 मंथ कितना है और मोर देन 6 मंथ कितना है। अभी मान लेते हैं हमारा सारा का सारा लेस देन 6 मंथ, क्योंकि हमने सारी एंट्री क्या कर रखी है, एक ही की तारीख को कर रखी है। या नहीं, हमने तो सारी उसमें कर रखी है ना, मोर देन वाले में। 1 अप्रैल को कर रखी है ना सारी एंट्री मतलब, हम मोर देन मान लेते हैं इसको। तो ये प्लस ये दो डाटा है मेरे। तो क्या मेरे मोर देन 6 मंथ वाले आपके कितने रिकवरेबल है, ये देखो। अगर मैं टेल में आऊँ, डेटर्स, देखो 21,600 आउटस्टैंडिंग है। यहाँ तक तो, यहाँ से यहाँ तक तो कोई सेल नहीं हुई नहीं इनके नीचे। तो मतलब 21,800 कौन से पीरियड का आउटस्टैंडिंग है, अप्रैल का, जो क्या आता है मोर देन 6 मंथ में आता है। सिमिलरली इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी किस में आ रहा होगा, मोर देन 6 मंथ में आ रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक में दिख रहा होता है आउटस्टैंडिंग 33-36 हज़ार का, तो किस में आएगा वो, लेस देन 6 मंथ में आया था। क्लियर है। चलिए, तो इसको भी हम अपना उस जहाँ पे जाना था उसको वहां पे छोड़ के आ गए। चलिए, अगला मेरा कैश और बैंक का बैलेंस। बैलेंस शीट में आएगा कैश बैंक का लिंकिंग, यहाँ पे कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, बैलेंस विद शेड्यूल बैंक मतलब करंट अकाउंट में कितना है, दूसरा कैश का बैलेंस कितना है, तीसरा फिक्स डिपॉजिट कितना है। तो हमारे पास में बैंक का बैलेंस तो है, तो बैंक के बैलेंस को लिंक कर देते हैं हम लोग। ये रहा 75। कैश का बैलेंस भी है, उसको भी लिंक कर देते हैं। कितना, 1,35, ठीक है ना। एफडी का बैलेंस मेरे पास में है नहीं, तो मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर दूँ, तो यहाँ से कंट्रोल माइनस करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। और यहाँ पे टोटल अपना पूरा सही से लग दिया, 3,07,000। तो अल्टीमेटली 3,07,000 मेरा कहाँ पे चला गया, बैलेंस शीट में चला गया 3,7। और ट्रायल बैलेंस मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, लिंक कर दिया। क्लियर है। चलिए, अब हम आते हैं सेल के ऊपर। कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में जाएगा मेरा। बैलेंस शीट के सारे आइटम मैं डाल चुका हूँ जो आने थे। पीएनएल पे आते हैं। सेल क्या है मेरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कि मेरा मेन काम होगा उसका। इसके लिंक पे आते हैं। क्या होगा, हम्म, हम्म, चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है मेरा, सेल। सेल से इसको लिंक कर देते हैं कि मेरी सेल इतने की है। ठीक है। अब ये सेल अल्टीमेटली जा कहाँ पर रही होगी, पीएनएल में। आ गई सेल मेरी 450 थी, क्योंकि वहाँ से लिंक ऑलरेडी हो रखी थी। चाहो तो मैं खुद ही कर देता, चाहे ऑटोमेटिकली कर रखी है। अगर मेरा परचेज, परचेज के लिए भी यहाँ पे लिंक है, नहीं लिंक नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्टली परचेज से लिंक कर देता हूँ। ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद मैंने ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। अब अगले क्या मेरे एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। तो आप पिंडल में जाना है, पिंडल में आए, इम्प्लॉय बेनिफिट, अभी देखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कहाँ से लिंक कर दूंगा मैं, अब चाहो तो मैं डेप्रिसिएशन को यहाँ से ट्रायल बैलेंस से लिंक कर दूं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सही बैलेंस है जो यहाँ पे है वही। और दूसरा मैंने एक शेड्यूल बनाया था इसका, डेप्रिसिएशन वाला। कहाँ पे बनाया था? ये वाला बनाया था ना। इसमें भी डेप्रिसिएशन वाला था मैंने ड्यूरिंग ईयर का, सेम ही डाला था। चाहे मैं यहाँ से लिंक कर दूं, चाहे मैं वहाँ से लिंक दोबारा तय किए, तो नॉर्मली हम यहाँ से लिंक करते हैं ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो पता चल जाए। शेड्यूल से लिंक करते हैं ताकि कुछ गड़बड़ हो तो पता चल जाए। ठीक है। चलिए, इसको मैंने लिंक कर दिया।
तो अल्टीमेटली ये भी मेरा उठ के लिंकिंग चाहे यहाँ से नहीं लगाई, लेकिन लिंकिंग वहां से लगाई, वहां पे बैलेंस सेम है, बट उठ के वहां जो जाना जाना चाहिए तो वहां जा चुका है। अगला मेरा रेंट। रेंट मेरा किस में जाएगा? अदर एक्सपेंस में जाएगा। जैसे मैंने उसमें दिखा दिया अदर एक्सपेंस की कितनी सारी लिस्ट थी, ठीक ना। वैसे यहाँ पे अदर एक्सपेंस में जो जो चीज़ आपकी होंगी वो चीज़ आप इसके अंदर डाल दोगे। अब जैसे पिछले वाले में लेबर चार्ज, अकाउंटिंग और ट्रैवलिंग थे, हमारे में ये तीनों ही नहीं है, हमारे में क्या है, सिर्फ रेंट है। मैं कर दूंगा यहाँ पे रेंट दे देता हूँ, और इसके आगे वाली फिगर को, रेंट के आगे वाली फिगर को मैं लिंक कर देता हूँ किससे? अपने रेंट से, राइट। बाकी दो चीज़ें मेरे पास है ही नहीं, कंट्रोल माइनस करके मैं हटा देता हूँ, जब होंगी तो मैं ऐड ऐड करता रहूंगा। तो रेंट भी मेरा अदर अदर एक्सपेंस में उठ के आ गया सही जगह पे। अब क्या बचा मेरा अगला? सैलरी। सैलरी क्या है? इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बना ना हमारा, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सैलरी इसमें आएगा। सैलरी किसको पे करते हैं? तो इम्प्लॉय की एक्सपेंस यहाँ पे लिखे हुए कि इम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए क्या क्या एक्सपेंस किया आपने, जिसमें क्वेश्चन क्या है, सैलरी का भी। इसके लिंक पर आते हैं हम लोग, लिंक नहीं बनाया क्या? चलो 14 इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, अदरवाइज हम वहाँ पे शेड्यूल बना देते हैं। शेड्यूल क्यों बनाते हैं कि कई बार क्या होता है, सैलरी पे कर रहे होते हैं उनको, उनके ऊपर स्टाफ पे खर्चा कर रहे होते हैं, ईपीएफ ईएसआई वगैरह पे कर रहे होते हैं उनका, वो भी क्या है, मेरा जो खर्चा होता है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय बेनिफिट का ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं इसका। यहाँ पे एक तरीके से, चलो यहाँ बना तो हुआ है, इसी से लिंक कर देते ना, इक्वल टू सैलरी को यहाँ से लिंक कर दिया मैंने, और यहाँ पे अब सैलरी को कहाँ से लिंक कर देता हूँ वापस से, उसी वाले से जहाँ पे मैंने लगाया, इधर से। मैं डायरेक्टली ट्रायवल से कर दिया ना मैंने, तो अभी क्या किया मैंने, उसको नोट से कर दिया, नोट्स को वहां से लिंक कर दिया, 25,600 की सैलरी। दे रहे हैं पहले नोट से हर चीज लिंक करो फिर बैलेंस शीट। हाँ, होना यही चाहिए, नोट से लिंक, नोट बनेगा कि आप जब वो रिलायंस की बैलेंस शीट पढ़ेंगे देखना सबके नोट्स बने होते हैं। नोट्स क्यों? डिटेल के लिए। अभी तो क्या है, हमारे पास में एक ही आइटम है, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कई सारे आइटम होते हैं। अब जैसे मेरे पास सिर्फ सैलरी है, अब सैलरी के अंदर ही आप देखेंगे जो मैंने इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे किया पीएफ का, इंप्लॉय की वजह से मेरा खर्चा हुआ ना, ईएसआई खर्चा क्या मेरा हुआ, ईपीएफ ईएसआई की पेमेंट करने के लिए कुछ चार्जेस भी जाते हैं, जब हम पीएफ रिटर्न करते हैं ना, जो जो मतलब पेमेंट करते हैं, तो ईपीएफ वाले कुछ एडमिन चार्जेस के नाम से भी लेते हैं मेरे से एडिशनल, 12% तो लेते ही लेते हैं, एडिशनल 1% पर, 0.7 पर, 1 समथिंग % वो लोग लेते हैं अमाउंट का, एडमिन चार्जेस के नाम से। वो भी खर्चा तो हो ही रहा है ना मेरा, ठीक है। कोई मैंने एनपीएस में जमा कराया उसके नाम पे, कोई मैंने स्टाफ वेलफेयर किया, खर्चे तो हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए हो रहे हैं। तो सारी लाइन आइटम मैंने यहाँ पे ऐड करता रहूंगा और उसके खर्चे ऐड करता रहूंगा, क्लियर है। तो अभी तो हमारे पास में एक है, तो डायरेक्टली लिख कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नोट्स के थ्रू जाने से क्या होगा, बाहर तो देखिए पूरी वो फिगर की एम्प्लॉय बेनिफिट का कितना है, ब्रेकअप में दीजिएगा भाई, सैलरी इतनी पे करी, पीएफ का एडमिन चार्जेस इतना पे किया, पीएफ का कंट्रीब्यूशन इतना पे किया, ईएसआई का इतना किया, XYZ चीज का इतना हर किया, चीज की डिटेल्स डिटेल आ जाएगी, ऑलरेडी। क्लियर है। चलिए, तो पीएनएल पे आते हैं, हमारी सारी चीज हो गई है। अब सारी चीज जैसे ही हुई तो ये मेरे क्या गया, प्रॉफिट सेल आ गई, ये सारे क्या गए मेरे एक्सपेंस आ गए, ये क्या गया मेरा प्रॉफिट आ गया, क्या, सेल माइनस एक्सपेंस। फॉर्मूला लगाओ सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूं इसको, तो क्या इक्वल टू प्रेस करूँ यहाँ पे, सेल माइनस एक्सपेंस इक्वल क्या हो, प्रॉफिट। अब एक्चुअल मेरे पास में क्या है, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्रॉफिट या ब्रैकेट में लॉस, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, ब्रैकेट में तो लॉस। चलिए, यही प्रॉफिट हमारा बेसिकली टैली में भी आ रहा होगा, तो चेक कर लेते हैं, यही था शायद, 821,953। प्रॉफिट तो वो सही कैलकुलेट करेगा ना, कि वो भी सेल उतनी लेगा, परचेज उतनी लेगा, एक्सपेंस उतने जितने मैंने लिए, ठीक है। 821,953, 821,953 क्या हो गया मेरा, प्रॉफिट हो गया। ये सारी कैलकुलेशन है इसके बारे में, जो डेफर टैक्स की बात कर रहे थे ना, वो देखो ये वो यहाँ से क्रिएट होता है, जो बैलेंस शीट में डेफर टैक्स एसेट्स लायबिलिटी की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ से क्रिएट होता है। क्यों होता है वो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये अल्टीमेटली हो गया हमारा 8,21,000 का प्रॉफिट। नीचे वाले इनको अभी छोड़ते हैं, अभी इसको मैं येलो करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे हम लोग। बोलो, मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, सिर्फ नोट बताना है मैंने, बताया मैंने अर्निंग पर शेयर के बारे में, ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर बताना, कल था परसों था, कि टोटल इतनी अर्निंग करी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, चाहे तो मैं यहाँ कर ही देते हैं, टोटल मैंने इतने का लॉस किया, नंबर ऑफ शेयर कितने थे मेरे, 10,000 थे,
एक शेयर का लॉस कितना हो गया? 82 रुपीज। लॉस भी तो नहीं कही है ना एक तरीके से, एक शेयर का एक शेयर पे 10,000 शेयर ना मेरे। और वही मैंने डाइल्यूटेड में डाल दिया। डाइल्यूटेड और बेसिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो बताने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगे, तो आप बस ये कर देगा कैलकुलेशन। चलो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, ठीक है। अल्टीमेटली 8,21,000 का मेरा लॉस हो गया। कैपिटल कितनी लगाई थी मेरी? 1 लाख की लगाई थी। 8,21,000 का लॉस दिख रहा है, तो मतलब मेरी क्या हुई? नेगेटिव कैपिटल हो गई, ठीक है ना। अब ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे जाता है? हमारा बैलेंस शीट में जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी लिंक था तो आ गया, इसके लिंक पे आते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था मेरा? 0 था। इस साल लॉस कितना हुआ मेरा? 8,21,000। इसको मैंने लिंक कहाँ से किया? बेसिकली अपने पिंडल से। ये पिंडल में जो मेरा लॉस आ रहा है कि ओपनिंग तो मेरा कुछ था नहीं। इस साल मेरा लॉस कितना हुआ? 8,21,000 का। तो 8,21,000 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? मेरे बैलेंस शीट में। वही यहाँ से लिंक करके हम बैलेंस शीट में लेके चले गए इसके नाम से। तो अल्टीमेटली कैपिटल मेरी कितनी हो गई? 7,21,000 की नेगेटिव। क्लियर? ये मेरे लाइबिलिटीज हो गई। ये टोटल हो गया 9,70,000 का इक्विटी और लाइबिलिटी का। वही 970 आपका एसेट का टोटल भी होगा। ये टोटल एसेट्स हो गई मेरी, और ये टोटल करंट एसेट्स हो गई। ये फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट हो गए। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इस तरीके से बैलेंस शीट हमारी तैयार होती है। चलिए अब हम, हमारे इसके अंदर 2 चीज रह गई थी। डेफर्ड टैक्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, और दूसरा P&L में डाइल्यूटेड के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और प्लस इनकम टैक्स का चार्ट की कंपुटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम ये 3-4 चीज़ों पे और चर्चा करेंगे कि कंपटीशन क्या होती है। कंपटीशन बताने का मेन मकसद मेरा इसके अंदर से आपको कंपटीशन है वही वाली है ना ये बताना है, ये बताना है, ये वाला क्या कौन सा? जो आपको उसमें दिखाई दे हाँ, जो हमने जैसे इंडिविजुअल की बनाते हैं कंपटीशन टैक्स कैलकुलेशन के लिए, वैसे ही कंपनी की तो टैक्स कैलकुलेशन होगी ना। इंडिविजुअल की बताई दी मैंने कि कैसे टैक्स कैलकुलेट, वैसे कंपनी का भी टैक्स कैलकुलेट होगा। उसके लिए बेसिक वो बताने का मेरा मेन मकसद नहीं, वो तो आप इनकम टैक्स उसमें पढ़ लोगे। मेरा मेन मकसद है आपको ये बताने का, डेप्रेशन यहाँ पे जो आ रहा है सैलरी में आया तो कंपटीशन वैसे ही आ रहा है वही है, वही है। कंपटीशन का मतलब ये है टैक्स कैलकुलेशन। अब उसकी टैक्स कैलकुलेशन, इसकी टैक्स कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए क्लोज करिए आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास पे इन बातों पे चर्चा करेंगे।